हेलो नमस्कार। हेलो महेश भाई। हेलो। મારી બોર્ડ કપાઈ છે મહેશ ભાઈ. Good morning to all. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ગુડ મોર્નિંગ. कैसे हो? बढ़िया. नमस्कार सर. नमस्कार, कैसे हो? बस फाइन. तो सर गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड सर. हाँ जरा क्रॉस જાય છે જરા. अंदर से कहाँ रह गया आज? બરાબર. બોર્ડ ઉપર આખું આવે એવું નથી, બોર્ડર એની કપાઈ છે. तो महेश जी और शर्मा बच्चे अभी लगे हुए हैं उसमें। हाँ? अजय? हाँ वो सेट कर रहे हैं ना, सेटिंग कर रहे हैं। और सुनाइए, सब ठीक है? हेलो सिमी जी। हाँ जी सर, ऑल गुड. ठीक है, चलो अच्छी बात है। मैं कुछ कहना चाहूंगी। सॉरी. कुछ भी कहना चाहूंगी जब तक ये उपेंद्र सर कनेक्ट हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने जो कल आपको केतु के लिए वो बता रहे थे ना, उपाय बता रहे थे, तो जैसे आपने एक बताया था कि अगर आप डॉग रख सकते हैं या फिर आप वो कान के अंदर पियर्सिंग करा सकते हैं, तो दोनों कर सकते हैं या एक ही उपाय को करना चाहिए? दोनों कर लें, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा, जैसे अगर सपोज किसी ने डॉग रख लिया तो मतलब जैसे कान के लिए तो आपने बताया था कि 108 डेज के लिए रखिए, या उससे ज्यादा भी रख सकते हैं, जब तक मेरे ख्याल से उसकी दशा चल रही है तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फॉरएवर भी। तो अगर सपोज करो किसी को डॉग रखना है तो वो भी क्या उसको 108 डेज मिनिमम रखे या उसको एक्सटेंड? उसको तो उसकी तो जो लाइफ टाइम है, जो उसका लाइफ है, उसको करना जैसे पड़ेगा। कुछ लोग तो कुछ पर्टिकुलरली बस रीजन से ले आते हैं, अभी लगता है कि पर्पस सॉल्व हो गया, चलो जी अब नहीं रखना है तो किसी को दे दिया या समथिंग लाइक दैट। नहीं, उसको अगर आप गलती से समय से पहले अगर दे देंगे तो वो ज्यादा नुकसान करेगा। इवन देन हमारे यहाँ तो ये है कि अगर एक डॉग एक्सपायर हो जाए, मर जाए, तो आप तुरंत विदिन 40 डेज, मतलब इतना टाइम दिया है कि विदिन 40 डेज आप जो है उसको लाकर दोबारा से स्थापित कर सकते हैं, पाल सकते हैं। ठीक है, ये पूछना मुझे। सुनीता जी, आप कुछ पूछना चाहोगी? हेलो મહેશ ભાઈ. हेलो. हेलो। हाँ जगल सर. सर लाल किताब में हम जैसे लग्न आता है, हाँ जी। हाँ, तो लाल किताब में क्या काल पुरुष के हिसाब से हम लग्न को मेष राशि ही समझेंगे? हाँ जी, मेष राशि समझेंगे। मेष राशि से स्टार्ट करके मीन तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ 9 हाँ 10। ठीक है। कल आपने जो शनि का बताया था, हाँ जी, तो हाँ जी। हमें उस हिसाब से हाउसेस लेने हैं ना, काल पुरुष के हिसाब से ही। बिल्कुल बिल्कुल। हर्षा जी, आप ना मेरा ये तो अभी मैंने जो वीडियो डाला था, ये तो 1 डेढ़ घंटे का है, ठीक है। वो जो क्लास वाला था उसको मैंने पार्ट में कर दिया है और उसमें लिख दिया है कि शनि किसी को मकान देंगे या बर्बाद करेंगे, ये हेडिंग है उसका। हाँ हाँ तो YouTube पर मेरा जो चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब करके आप उससे जो भी देखना चाहें, हाँ ठीक तो है। हाँ मैंने सारी वीडियो देख लीजिएगा प्लीज। ओ ठीक ठीक, हाँ मैंने वो सब्सक्राइब तो किया है। बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि लाल किताब की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ है। अच्छा ठीक है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ना उर्दू और फारसी ये मिक्स है, ठीक है। और बहुत से ऐसे शब्द हैं
जो हमारे नॉर्थ इंडिया में यूज होते हैं वो आपके उधर मिड इंडिया और जैसे गुजरात या राजस्थान या अपना इधर उससे नीचे का जो इलाका है महाराष्ट्र, तो वहाँ वो यूज नहीं होते, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो उसको समझने में बड़ी दिक्कत आती है। बराबर। तो इसलिए मैं इसको जो है बड़े जो इजी लैंग्वेज जिसको बोलूँगा मैं, उस तरीके से मैंने उसको समझाया है ताकि किसी को कोई डिफिकल्टी ना हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, मेरी वेबसाइट की भी डिटेल है, तो आप उसमें आप जाकर उसको मुझसे कुछ बात संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। सर आपके पास ये वाली बुक पीडीएफ में है क्या? क्योंकि वो ऑनलाइन अभी अवेलेबल नहीं है। पीडीएफ नहीं, वो अगर आपको चाहिए तो मैं भिजवा दूंगा यहाँ से। लाल किताब जो है वो मैं आपको, आप एड्रेस दो, पैसा भेज दो, मैं भेज दूंगा, क्लियर बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर और जो ओरिजिनल है वो भेजूंगा मैं। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपने कल जब ये बोली थी ना, अगर किसी का शनि खराब है या मतलब जब सन के लिए भी बताया था, तो जैसे वो उसकी काली भैंस मर जाए या पूरी भैंस मर जाती है कुछ। अब देखो आज के जमाने में तो भैंस वैस किसी के पास होती नहीं है, तो आज के संदर्भ में तो हम देखेंगे कि उसका, क्योंकि वाहन मतलब वो एक तरीके से आप लगता है या तो किसी के पास घोड़ा या भैंस है तो भैंस मतलब इसलिए उस समय की एसेट होती थी, है ना, क्योंकि उसी से वो लोग दूध बेचते हैं, धन कमाते हैं, तो वो उनका एसेट हुआ करता था। तो आज के संदर्भ में अगर हम देखते तो हम उसको किस चीज से कनेक्ट करेंगे? जो बाइक है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ठीक है, और जो कार है वो भी हम इसी से देखते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज ठीक से नहीं आ रही। जो कार है या बाइक है, अब आ रही है आवाज? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मतलब मेरे कहने का मतलब वही था कि जो वाहन है हम उसको ऐसा कंसीडर करते हैं। बिल्कुल 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 ऐसी को कंसीडर करते हैं। बस यही मैं कंफर्म करना चाहती हूँ। हाँ जी, गुरचंद जी नमस्कार। नमस्कार उपेंद्र सर, कैसे हैं? हम तो इंतजार कर रहे हैं। बढ़िया है, बस तैयार हो? हाँ जी, हम तो इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं, आप वो क्वेश्चन पूछ रही थी ना, इसलिए मैं थोड़ा अटक गया। मैं चला क्लियर हो जाए। आप लोग सेटिंग कर रहे थे ना, तो मैंने कहा चलो इतने हम थोड़ा सा हाँ, हमसे भी पूछ रहे थे, बच्चों से पूछ ले। मैंने कहा भाई कुछ अगर वो पूछना चाहें या कहना चाहें। हाँ जी, तो हाँ जी सर, शुरू करें सर? बिल्कुल शुरू करें जी, इसमें कोई करार नहीं। तो आज हम जो लेंगे, जो 3 बेसिक प्रिंसिपल एस्ट्रोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल है, जो एक है उसको कहते हैं अपना राशि दृष्टि, साइन एस्पेक्ट। दूसरा लेंगे हम अर्गला और तीसरा लेंगे आरूढ़। ये तीनों प्रिंसिपल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में। नंबर 1 दृष्टि, राशि दृष्टि, या इसको इंग्लिश में कहेंगे साइन एस्पेक्ट, क्योंकि वो जो अभी वो जो आपकी मुन्ना जी है उनको इंग्लिश कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं साथ साथ सिम्मी जी को प्रॉब्लम है। हाँ, और सिम्मी जी तो मैं साथ साथ में इंग्लिश ही बताता रहूंगा ताकि अच्छा, दूसरा सेकंड क्या है सर? सेकंड है हमारा अर्गला। हाँ जी, अर्गला मतलब पंगा, ARGL है अर्गला। और तीसरा है हमारा आरूढ़, ARUDH, आरूढ़। मैं आपको बताऊं सर, थोड़ा सा यहाँ पर जो जितने भी खत्री हैं, ठीक है, जितने भी खत्री हैं, अरोड़ा हैं, उनके जो राजा जो रहे वो लव के जो पड़पोते या उनसे और नीचे थे, तो वो महाराज आरूढ़ी थे। अच्छा। हाँ जी। तो ये तीनों प्रिंसिपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में। ये तीनों हम सीखेंगे और हम इसकी पहले थियरी सीखेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे, कुंडली में लगा के देखेंगे कि कैसे वर्क करते हैं। ठीक है। मेरा हमेशा जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो प्रैक्टिकल जरूर करता हूँ,
ठीक तो है जी, प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे ना तब तक वो स्टूडेंट पूरा समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल आपने देखे अभी आज सब लोग ड्राइविंग तो करते ही हैं, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर सब ड्राइव करते ही हैं, बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल अब एक आदमी आता है, उसको 4 व्हीलर सीखनी है, उसको आप मैनुअल दे दो, उसमें लिखा है कि भाई ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये स्टीयरिंग है, ये गियर है, गाड़ी को गियर में डालो, एक्सीलेटर छोड़ो, क्लच छोड़ो, एक्सीलेटर दबाओ, गाड़ी चलेगी। हाँ जी, हाँ वो जी, चाहे उसको 10 बार पढ़ ले, पर जब तक वो स्टीयरिंग पे बैठेगा नहीं, 4 बार गलती नहीं करेगा, ड्राइविंग सीख नहीं पाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग जो प्रैक्टिकल पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रैक्टिकल होना चाहिए। जरूरी है। तो हम शुरू करते हैं ये इसके राशि दृष्टि से। ठीक है जी, दृष्टियां दो होती है, एक होती है प्लेनेटरी एस्पेक्ट जो नॉर्मली देखते हैं, हाँ जी, हाँ जी, जो ग्रह दृष्टि कहते हैं, प्लेनेटरी एस्पेक्ट। हाँ जी, हाँ जी, प्लेनेटरी एस्पेक्ट में क्या होता है कि सूर्य, चंद्र, बुध और हाँ जी। शुक्र, ये 4 प्लैनेट अपने से 7th हाउस पे दृष्टि करते हैं। अच्छा जी, मंगल जो होता है वो चौथे, 7वें, 8वें भाव पे दृष्टि करता है। हाँ जी, हाँ जी, गुरु 5वें, 7वें, 9वें भाव पे दृष्टि करता है, और शनि तीसरे, 7वें और 10वें भाव पे दृष्टि करता है। बिल्कुल बिल्कुल राहु केतु की दृष्टियां गुरु के समान मानी जाती है, उसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी है। कई स्कॉलर जो राहु की 7वीं दृष्टि नहीं मानते, क्योंकि राहु के तो हमेशा आमने सामने होते हैं ऑलवेज, हाँ जी, हाँ जी, तो उसकी 7th दृष्टि को नहीं मानते, खाली 5th और 9th दृष्टि को मानते हैं। ठीक है। कई स्कॉलर कहते हैं कि जी केतु का तो धड़ है, सिर है ही नहीं, तो दृष्टि कैसे करेगा। हाँ, पर ये कंट्रोवर्सी है, सिर्फ मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। बाकी नॉर्मली राहु केतु को 5, 7, 9 दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है सर। अब हम आते हैं, ये हो गया आपके प्लेनेटरी एस्पेक्ट या ग्रह दृष्टि। अभी हम आते हैं ये राशि दृष्टि के ऊपर। हाँ जी, तो राशि दृष्टि में हम जानते हैं कि हमारी 12 राशियां हैं, मेष से लेके मीन तक, हाँ ठीक है जी, सर। बिल्कुल। उसके 3 ग्रुप बनाए गए हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। हाँ जी, पहला ग्रुप है चर राशि, हाँ जी, 1, 4, 7, 10। हाँ जी, हाँ जी, चल रहा है। बोर्ड दिख रहा है, सब क्लियर दिख रहा है ना बोर्ड? नहीं, बोर्ड तो दिखाई नहीं दिया, अभी आप ही दिख रहे हैं। मैं ही दिख रहा हूँ यार, मैं बोर्ड में दिखता नहीं है यार, देखो यार, कैमरा बोर्ड पे ले जाओ। महेश भाई पिक्चर फाटे છે બોર્ડ નું ક્લિયર નથી આવતું अभी नहीं, अभी जो बड़ी स्क्रीन पर नहीं आया। अभी थोड़ा दिख तो रहा है, लेकिन ना उसका सेटिंग गड़बड़ है क्योंकि स्क्रीन स्मॉल है। हाँ, फुल स्क्रीन पर નથી આવતું, ફૂલ સ્ક્રીન પર આવો છે। હા, મને બી નથી દેખાતું। નથી દેખાતું? ગુજરાતી આવડે છે? હા, મને તો આવડે જ ને। ओके। तो एनीवे, चर राशि जो होती है उसका ग्रुप होता है 1, 4, 7, 10। हाँ जी, मेष, कर्क, तुला और मकर। हाँ जी, ये चर राशियां मूवेबल साइन जो कहते हैं, इंग्लिश में मूवेबल कहते हैं, हिंदी में चर कहते हैं। हाँ जी, दूसरा होता है स्थिर राशि, फिक्स साइन, हाँ जी, 2, 5, 8 और 11, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, हाँ जी, ठीक है जी। और तीसरा होता है द्वितीय स्वभाव, ड्यूअल साइन, 3, 6, 9, 12, जेमिनाई, वर्गो, सजिटेरियस एंड पाइसिस। हाँ जी, ये 3 ग्रुप हो गए राशियों के। 12 राशियों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है। और सबसे पहला रूल क्या है कि सभी चर राशियां मूवेबल साइन अपने से दूसरे स्थान में रही हुई स्थिर राशि को छोड़कर बाकी की 3 स्थिर राशि पे दृष्टि करें। आप देखोगे अभी इसमें दिख नहीं रहा है क्लियर, आप बोर्ड सेटिंग है क्या है? अभी दिख रहा है? यहाँ देखें, नहीं दिख रहा था। नहीं दिख रहा है, वो सेटिंग कुछ गड़बड़ है। पर एनीवे, रूल क्या है, जो चर राशियां हैं 1, 4, 7, 10, हाँ जी, हाँ जी, वो उससे सेकंड हाउस में रही हुई राशि को छोड़ के,
क्योंकि नेचुरल ज़ोडिएक में देखो कि हमेशा चर के पास 3 राशि आती है, मेष के पास वृषभ आती है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको छोड़ के बाकी की 3 राशियों पर दृष्टि करेगी। मतलब जो स्थिर राशि है उस पर नहीं करेगी? नहीं, चर राशि उससे दूसरे भाव में रही हुई 3 राशि को छोड़कर बाकी की 3 राशियों पर दृष्टि करेगी। अच्छा, बाकी की 3 राशि। ठीक है जी। ठीक है जी। अब स्थिर राशि जो लेते, स्थिर राशियां हैं 2, 5, 8, 11। हाँ जी, हाँ जी। बोर्ड यार, बोर्ड तक एडजस्टमेंट बैठ जाए ना तो बढ़िया हो जाएगा। आने पर क्लिक करिए, बोर्ड ऊपर से पहले साइन से मोटो उठाई, आने पर क्लिक करिए तो ऊपर से ना। हाँ नहीं हुआ। हाँ अब हुआ, अब देखो अब हुआ। हाँ और क्लियर करो यार। चला ही जाता। आगे करें, सॉरी ना करें ओरिजिनल। महेश जी, आप जो है ना इसको उस पर लगाइए, सिर्फ होरोस्कोप पर। अब अच्छा हो गया, दिख रहा है, लेकिन उसको होरोस्कोप पर स्टिल कर दो आप। कुंडली पर लगा, कुंडली नीचे करो। हाँ, कुंडली पर, सीधा कुंडली पे लगा दो। आ कैमरा मुको नहीं, आ कैमरा अरे बंद कर दो, अरे बंद कर दो। इतनी मेहनत क्यों यार, बोर्ड को अब देखो है ना, तो बेचारे सुबह ही आगे हो गए। अब दिखा बोर्ड देखो। हाँ जी, हाँ जी, बोर्ड बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसको ना कुंडली पर स्टिल कर दो आप। आने पर स्टिल कर दो, आने पर। हाँ हाँ, कुंडली पर सेट करो। अब दिखता है? नहीं, दिख तो रहा है, लेकिन कुंडली पर सेट नहीं हो रहा ना, कुंडली पूरी नहीं नजर आ रही, नीचे नीचे का हिस्सा नजर आ रहा है। राहु आ रहा है 5, 6, 7, 8, बस ये नजर आ रहा है। अब देखिए, अब आया, आ गया। ठीक है। अब दिख रहा है कथुरिया जी, दिख रहा है अब? हाँ हाँ, थोड़ा सा और इसको सेट करो, तब कुंडली नजर आएगी। एक मिनट। हाँ जी, आप बोर्ड बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, अब कैमरा थोड़ा सा नजदीक लाइए, तभी पता लगेगा। थोड़ा नजदीक ले आओ। अब ठीक है जी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो चर राशि है, हाँ जी, हाँ जी, वो अपने से सेकंड हाउस में रही हुई स्थिर राशि को छोड़ के बाकी की 3 राशि पे दृष्टि करती है। हाँ जी, हाँ जी। और जो स्थिर राशियां फिक्स साइन है, वो अपने से 12th हाउस में रही हुई चर राशि को छोड़ के बाकी की 4 राशियों पे दृष्टि करती है। अच्छा,
और जो द्विस्वभाव ड्यूअल साइंस है हाँ जी, वो परस्पर दृष्टि करती हैं, यानी कुल 4 ड्यूअल साइन है, तो एक ड्यूअल साइन बाकी की 3 ड्यूअल साइन पे दृष्टि करती है। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। अब ये आने पर कैमरा लाओ भाई, आने अब देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, एक सेकंड, ये दिख रहा है आपको? नहीं सर, धुंधला हो गया, धुंधला। हाँ, सेटिंग करो बराबर यार। वो क्लियर नहीं हुआ वो अभी ना सर, ना। अब हुआ ना? नहीं हुआ। जहाँ मेरी उंगली रखी हुई है, तकलीफ वाला काम है। अभी नहीं सर, नहीं। Still not visible. नॉट विजिबल नाउ। नो। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है मैंने, एक लिखा हुआ है आगे 2, 5, 8, 11 लिखा है, अब वो दिख नहीं रहा है, प्रॉब्लम ये हो गई बड़ी यहाँ। कोई नहीं सर, 2, 5, 8, 11 में 2 को क्रॉस किया हुआ है। हाँ जी, स्थिर राशियां होंगी ना ये तो। हाँ, तो जो मेष राशि है, चर राशि है, हाँ जी, हाँ जी। वो टॉरस को छोड़ के, हाँ जी, वृषभ को छोड़ के सी, वृश्चिक और कुंभ पे दृष्टि करेगी। अच्छा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट राशि चर आती है कर्क राशि, कैंसर। वो उसके आगे होती है सी राशि, उसके नेक्स्ट, उसको छोड़ के हाँ जी। वृश्चिक, कुंभ और वृषभ 5, 8, 11, 2 पे दृष्टि करेगी। ठीक ठीक ठीक। तीसरी होती है तुला राशि। हाँ जी, हाँ जी। तुला राशि के आगे होती है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। हाँ जी। उसको छोड़ के 11, 2 और 5 कुंभ, वृषभ और सिंह पे दृष्टि करेगी। ठीक है। और जो मकर राशि है, हाँ जी। नेक्स्ट हाउस में होगी कुंभ राशि, उसको छोड़ के 2, 5, 8 वृषभ, सिंह और वृश्चिक पर दृष्टि करेगी। लैपटॉप में पेलो बंद થઈ જાય જોઈ લે। આ કેમેરા ચાલુ કરી દો ને, આવતો હોય તો આનો અવાજ બંધ કરી દે। દેખાય છે? अब आ रहा है सर? अब देखा कुछ? આમાં છે દેખાતું નથી। सर आ तो रहा है, लेकिन कुंडली नहीं नजर आ रही। नहीं, कुंडली बाद में, पहले ये देख। अच्छा अच्छा, पहले ये समझ लो, ये तो बहुत बढ़िया आ रहा है सर। बस तो ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखा मैंने, लिखा है 2 नंबर, यानी कि वृषभ राशि। हाँ जी, हाँ जी। वृषभ राशि होती है स्थिर राशि। हाँ जी। वो उसका पीछे रही होती है, उसकी होती है मेष राशि, वृषभ के पीछे मेष होती है। तो मेष को काट दिया, छोड़ के 4, 7 और 10 पे दृष्टि करेगी, सर तुला और मकर पे। अच्छा। उसके बाद में होती है सिंह राशि, उसके पीछे होती है कर्क राशि। सिंह के 12th हाउस में कर्क राशि होती है, उसको छोड़ के तुला, मकर और मेष पे दृष्टि करेगी। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो स्थिर राशि है वो जो है, जो चर राशि है उन पर 7, 10, 1 पर दृष्टि करेगी। स्थिर राशियां उसके पीछे की जो राशि उसको छोड़ के बाकी की 3 पर दृष्टि करेगी। अच्छा, ठीक है सर। और चर राशि में देखा आगे की स्थिर राशि छोड़ के बाकी 3 पर दृष्टि करेगी। ठीक है सर। ठीक है जी। और जो ड्यूअल साइन है, हाँ जी, हाँ जी, 20 स्वाभाविक राशियां जो है, 3, 6, 9, 12। हाँ, तो एक राशि जो है बाकी 3 पर दृष्टि करेगी। जैसे मिथुन राशि है, हाँ जी, हाँ जी। दृष्टि कन्या, धनु और मीन पे होगी। अच्छा अच्छा, बाकी की 3 राशियां हो गई ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस तरह कन्या राशि जो है वर्गो, वो एक्सपेक्ट करेगी 3, 9 जेमिनाई, सजिटेरियस और पाइसिस। जो धनु राशि है, हाँ जी, हाँ जी, वो 3, 6 और 12 को दृष्टि करेगी। ठीक है जी। और जो मीन राशि है, वो मीन राशि या पाइसिस है, वो 3, 6, 9 को दृष्टि करेगी। ठीक है सर। ठीक है सर, ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है। ठीक है सर। अभी हम इसको अप्लाई करेंगे एक चार्ट के ऊपर। હવે મહેશભાઈ કેમેરો અહીંયા આવે કે નહીં આવે? દેખાય કુંડલી ઉપર આટલો આવે કરો અહીંયા આને પર કુંડલી દીખી સર? Yes, you can just stop here. We can see from here. You can see from here. No, it's all right now.
बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो हमने रूल सीखा है ये कुंडली पे लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कुंडली में जो 9 ग्रह हैं हाँ जी। वो किस पे दृष्टि करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है सर। नहीं, ग्रह देखेंगे कि राशि देखेंगे? अच्छा, वही मैं पूछ रहा था। अच्छा, वो एक चीज बतानी रह गई आपको कि इसमें क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि भाई जो चर राशि है मेष राशि वो वृषभ को छोड़ के सिंह, वृश्चिक और कुंभ को देख रही है। तो उसमें क्या होता है, जो ग्रह वृश्चिक मेष में बैठा है, जो प्लैनेट मेष में बैठा है, हाँ जी, हाँ जी, वो जो प्लैनेट बैठे हैं सिंह राशि में, वृश्चिक में और कुंभ में, उसको देखेंगे। ठीक। जब मान लो मेष राशि के अंदर सूर्य बैठा है, हाँ जी, ठीक है, सिंह के अंदर बुध बैठा है, वृश्चिक में गुरु बैठा है, कुंभ में कोई नहीं है, तो सूर्य की दृष्टि गुरु और बुध पे आ गई। ठीक है, ठीक है जी। इसी तरह से हम ये इसमें अप्लाई करेंगे कुंडली के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। अब देखिए, अब मैं लिखता हूँ, अब देखिए दिख रहा है कि नहीं। पहले लेते हैं सूर्य। हाँ जी, सूर्य इस कुंडली के अंदर आप देखिए तो सूर्य कर्क राशि में है, 4th हाउस में है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। बिल्कुल। इसके नीचे हम लिखें कर्क राशि, लिखें 4 नंबर लिखेंगे। हाँ जी, कर्क राशि में है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो चर राशि, अब इसका कर्क राशि के हम देखें तो इसकी दृष्टि आएगी स्थिर राशि पे 5, 8, 11 और 2, और इसे नेक्स्ट 5 है तो इसको छोड़ देंगे हम। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि नियम क्या है कि चर राशि अपने से आगे की राशि को छोड़ के बाकी 3 राशि पर दृष्टि करती है। तो जो सूर्य है, ठीक है, वो वृश्चिक 11 और 2 पे। वृश्चिक के अंदर कौन सा प्लैनेट है? कोई प्लैनेट नहीं है। कुंभ में चंद्र और केतु है, हाँ जी, हाँ जी, मून और केतु है, और टॉरस में कोई ग्रह नहीं है। तो सूर्य की दृष्टि चंद्र और केतु पे आ गई। अच्छा सर, बोर्ड नहीं दिख रहा है। महेश बजा गड़बड़ क्या बोर्ड? कुंडली नहीं दिख रही है अभी हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ा सा। हाँ, और नहीं, लेफ्ट नहीं, राइट करो, राइट। यस 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 यस। ठीक है सर। ओके। हाँ जी, हाँ जी। सर, आप ही दिख रहे हो। मैं इधर हो जाता हूँ ना, अभी बोर्ड दिखेगा, मैं इधर हो जाता हूँ ना। अभी ठीक है? नहीं सर। हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ, आप अगर मोबाइल में कर रहे हो ना, तो मोबाइल में थोड़ा सा राइट लेफ्ट करो आपके इसमें, तो 3-4 के उसमें ही है, दिख रहा है। अब देखो। अच्छा, ऐसा है। हाँ, मोबाइल राइट लेफ्ट करो आपका, तो वहां पे वो बोर्ड दिख रहा है। जिनके पास कंप्यूटर होगा उनको तो दिखेगा वो डायरेक्टली। अब दिखा जी। हम लेंगे, दिख रहा है। अब हम लेंगे मून। मून यहाँ कुंभ राशि में है, कुंडली में 11th हाउस में कुंभ राशि में है। हाँ जी, ठीक है। ये कुंभ राशि कौन सी स्थिर राशि हो गई, फिक्स साइन। बिल्कुल। तो ये दृष्टि का 4 राशियां होती है तो 1, 4, 7 और 10। इसके पीछे 10 राशि इसको कैंसिल कर देते हैं। तो कुंभ राशि में चंद्र और केतु बैठे हुए हैं, मून और केतु। ठीक है जी। मेष राशि में कोई प्लेनेट नहीं है। कर्क में सूर्य और शुक्र है, सन और वीनस। ठीक है। तुला में कोई ग्रह नहीं है। तो हम कहेंगे चंद्र और केतु की दृष्टि सूर्य और शुक्र के ऊपर है। चंद्र और केतु की दृष्टि, तो चंद्र और केतु कुंभ राशि में बैठे हैं 11th हाउस में। उसकी दृष्टि है सूर्य और शुक्र के ऊपर। अब नेक्स्ट प्लैनेट लेते हैं, मंगल लेते हैं। मंगल, मार्स। मार्स यहाँ बैठा है मिथुन राशि में बैठा है। ठीक है सर। 3rd हाउस में मिथुन राशि में बैठा है। ठीक है।
वो ड्यूअल साइन है, द्विस्वभाव राशि है। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ हम 6, 9 और 12 लिखेंगे। कन्या राशि में कोई ग्रह नहीं है, 9 में कोई ग्रह नहीं है, 12 में कोई ग्रह नहीं है, तो माँ की दृष्टि किसी ग्रह पे नहीं है। अच्छा ठीक है। ठीक है जी। ठीक है जी। अब लेते हैं मर्क्यूरी, बुध। बुध जो इसका है वो बैठा है लियो के अंदर, फिर 5वें स्थान में स्थिर राशि में बुध बैठा है। ठीक है ठीक है सर। तो ये 5 में स्थिर राशि हो गई, तो 4 राशियां 1, 4, 7 और 10। ठीक है सर। इसके पीछे राशि आएगी 4, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो इसकी दृष्टि है 1, 7 और 10। मेष में जुपिटर बैठा है, तुला में कोई ग्रह नहीं है, और मकर में शनि बैठा है, सैटर्न। तो हम कहेंगे कि जो मर्क्यूरी है उसकी दृष्टि गुरु और शनि के ऊपर है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर। ठीक है। अब लेते हैं जुपिटर। अब लेते हैं जुपिटर, गुरु। गुरु बैठा है यहाँ हमारा मेष राशि में, ऐसे लगन में बैठा है मेष राशि में। तो 4 राशि हो गई ऐसा, तो 2, 5, 8 और 11 3 राशि है। नेक्स्ट राशि दूसरी सब काट देंगे, तो सी राशि के अंदर बैठा है बुध और राहु, मर्क्यूरी और राहु। स्कॉर्पियो में कोई प्लैनेट नहीं है, कुंभ में चंद्र और केतु बैठा है, चंद्र में मून और केतु। तो गुरु की दृष्टि जो है, गुरु की दृष्टि बुध, केतु, चंद्र और इसके ऊपर आ रही है। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। अब लेते हैं वीनस। शुक्र जो है इसका बैठा है कर्क राशि में, 4th हाउस में कर्क राशि में शुक्र बैठा है। ठीक है सर। तो स्थिर राशियां कौन सी होगी? 2, 5, 8 और 11। ठीक है जी। इसके नेक्स्ट राशि स्थिर 5 होगी, काट देते हैं हम इसको। तो टॉरस के अंदर कोई प्लैनेट नहीं है, स्कॉर्पियो में कोई प्लैनेट नहीं है, और 11 में है चंद्र और केतु, मून और केतु। तो शुक्र की दृष्टि चंद्र और केतु पे है। ठीक है। अब लेते हैं शनि, सैटर्न। सैटर्न यहाँ बैठा है आपका मकर राशि में बैठा है, कैप्रिकॉर्न में बैठा है, मकर राशि के अंदर शनि बैठा है। ठीक है जी। ये चर राशि है, 1, 4, 7, 10 सामने लेके 2, 5, 8 और 11 स्थिर राशि। इसके आगे की कुंभ राशि होती है, काट देंगे। टॉरस के अंदर कोई प्लैनेट नहीं है, लियो में बुध और राहु है, मर्क्यूरी और राहु सी राशि में है, और स्कॉर्पियो में कोई प्लैनेट नहीं है। तो शनि की दृष्टि बुध और राहु पे आ गई। अब देखते हैं राहु केतु। राहु बैठा इसका सी राशि में, लियो में। ये स्थिर राशि हो गई, ये स्थिर राशि हो गई। ठीक है सर। तो इसका दृष्टि देखें, सामने हो गई 1, 4, 7, 10 चर राशि। इसके पीछे की राशि करके छोड़ देंगे। एरीज के अंदर जुपिटर है, तुला में कोई ग्रह नहीं है, मकर में शनि है। तो राहु की दृष्टि ये गुरु और शनि में पड़ती है। और केतु लास्ट में, केतु लेंगे हम। केतु बैठा ऐसा कुंभ राशि में। ठीक है जी। कुंभ राशि में बैठा है। कुंभ राशि जो होती है वो स्थिर राशि है। इस में चर राशि 1, 4, 7 और 10। इसके पीछे की चर राशि को काट देंगे। तो इसमें जुपिटर बैठा है, मेष में जुपिटर है,
कर्क के अंदर सूर्य और शुक्र है, सन और वीनस है, और लिब्रा में कोई ग्रह नहीं है। तो केतु की दृष्टि गुरु, सूर्य और शुक्र पे है। ठीक है। ये हो गया आपका दृष्टि शास्त्र देखी जाती है। ठीक है सर। एक काम कीजिए, हेलो, एक काम कीजिए, मैं बोलता हूँ, आप सारे स्टूडेंट एक कुंडली बना लीजिए बड़ी, तो बोर्ड पे दिख नहीं रही है। ठीक है सर, मैं बोलता हूँ, आप कुंडली बना, पेपर बना लीजिए, ठीक है, तो समझाने में आसान रहेगा मेरे को। ठीक है सर। कुंडली ड्रॉ कीजिए, उसमें मेष लग्न लिखिए। सर बना लिया पहले ही। ये जो आप, ये सर जो बना रखी है आपने, ये तो बना ली है। हाँ जी, बस तो ठीक है, ठीक है। तो ये आपने दृष्टियां देख ली। बिल्कुल। तो दृष्टि जैसे पहले हमने प्लैनेटरी एस्पेक्ट होती है, वो 7th हाउस पे एस्पेक्ट करती है। आपके लाल किताब में पहले 1 से 6 भाव की दृष्टियां 7 से 12 पे करती हैं। जैसे इसमें ये दृष्टियां इसमें ऐसे होती है। ठीक है सर। अब सर आपने बीच में लाल किताब की बात छेड़ी है, तो मैं बता दूं, हाँ, तो हमारा दृष्टि का जो उसूल है, यानी जो उसका लॉ है, वो अच्छा है कि बुरा है, वो उस बात पर निर्भर करता है। जैसे कि खाना नंबर 10 जो है, खाना नंबर 5 का दुश्मन है, और खाना नंबर 5 जो है वो खाना नंबर 12 का दुश्मन है। यानी दृष्टि तो बैठेगी उसकी, आप समझ रहे हैं, लेकिन वो अच्छे के लिए नहीं है। भले ही उसमें उसके दोस्त बैठे हों, तो ये वो नुकसान करते हैं। खैर चलिए, आप समझाइए। अब आप बताइए। अब नेक्स्ट पे जाएंगे। ये दृष्टि का चैप्टर पॉइंट पूरा हो गया। हाँ जी, बिल्कुल, समझ गए। हाँ, जाएंगे अर्गला के ऊपर। हाँ जी, अर्गला। अर्गला में ऐसे कुंडली ड्रॉ कर लीजिए। मैं रखता हूँ कैमरा सामने, एक कुंडली ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। हाँ जी। बताओ जी, क्या लगन है उसका? हाँ जी, उपेंद्र सर, लगन बताइए क्या है? मैं बताता हूँ, एक कुंडली ड्रॉ कर लो पहले आप ऐसे। ये जो कुंडली एक ऐसे ड्रॉ कर लो आप। वो दिख नहीं रही ना, ये जो आपके मोबाइल, सर आप बोलो, आप सिर्फ बता दीजिए, ऐसे बता हाँ, दीजिए। हाँ, अब दिख गया। मतलब मेष लगन की ही बनानी है। बस आपके जो आपकी होती है ना, ये लाल किताब की कुंडली। हाँ जी, मेष लगन। हाँ, बस बना लो उसको। ठीक है जी, बना लिया। ठीक है। अब ठीक है जी। अब जो होती है ना अर्गला। हाँ जी। अर्गला का एक्चुअली मीनिंग है, हिंदी में कहते हैं दखल अंदाजी। दखल अंदाजी। हाँ, और इंग्लिश में कहते हैं इंटरवेंशन। तो ये रूल कहता है कि हर कुंडली के अंदर कुछ भाव में अर्गला लगती है। कुछ भाव में? हाँ जी, वो कौन से भाव बताऊंगा अभी मैं। अर्गला लगती है, वो अर्गला जो है वो उस भाव के जो रिजल्ट है, उस भाव के जो रिजल्ट है उसके ऊपर असर करती है। मतलब प्लस और माइनस? वो बताता हूँ ना, सुनिए। अगर शुभ अर्गला होगी, अच्छा, शुभ अर्गला होगी तो उस भाव के फल को बढ़ा देगी। ठीक है। आपके रिजल्ट बेटर मिलेंगे। ठीक है। और अशुभ अर्गला होगी तो उस भाव के फल को कम कर देगी। तो वो डिसाइड भी आप ही बताएंगे ना कैसे होगी कि हाँ, वो शुभ है बता रहा हूँ ना मैं। ठीक है, तो ठीक है सर। अब जब उस भाव में नेचुरल बेनिफिक्स, यानी कि जब नैसर्गिक शुभ ग्रह से अर्गला बनती है, नैसर्गिक जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, गुरु, पक्ष बलि चंद्रमा हो गया। चंद्रमा जो होता है ना, वो बलि होना चाहिए। हाँ, पक्ष बलि मतलब देखते हैं कि जब होती है ना अपना अमावस्या के बाद 10वीं तिथि से लेके 5वीं तिथि तक, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो चंद्रमा, उसको बलि चंद्रमा कहते हैं। उसको कहते हैं वैक्सिंग मून, इंग्लिश में कहते हैं वैक्सिंग मून। और जो चंद्रमा होता है अमावस्या के नजदीक होता है, वो क्षीण चंद्रमा होता है, वीक होता है, उसको कहते हैं वेनिंग मून। तो चंद्रमा अगर जो बलि हो तो शुभ है, और अगर वीक हो तो मैलेफिक है। ठीक है सर।
और जो बुध है, बुध वो न्यूट्रल प्लैनेट है। अगर बुध शुभ प्लैनेट के साथ बैठा है, या जैसे गुरु या शुक्र के साथ, तो बुध शुभ हो जाएगा। और बुध शनि या राहु के साथ बैठा है तो वो मैलेफिक हो जाएगा। समझे ना सर? तो ये जो अगर शुभ ग्रह से बनती है उसको शुभ अर्गला कहते हैं, और जो मैलेफिक से बनती है उसको अशुभ अर्गला कहते हैं। ठीक है सर? हाँ जी। अब अर्गला कैसे देखनी है वो देखिए। ये बीच में आवाज आ रहा है कोई? आवाज सर गूंज रही है आपकी, बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। हेलो, अब आई। तो अर्गला जो होती है वो हम अर्गला देख सकते। सर बहुत ज्यादा, नहीं बहुत ज्यादा गूंज रही है सर, आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, हेलो, माइक बंद करो, म्यूट करो यहाँ पे, चला हाँ म्यूट करो। हेलो, अभी ठीक आई आवाज? हाँ अब ठीक है। तो अर्गला हम कुंडली के किसी भाव से देख सकते हैं। कुंडली के 12 भाव होते हैं, किसी भाव से देख सकते हैं, किसी भी प्लेनेट से देख सकते हैं, और किसी भी कारक से देख सकते हैं। कारक मतलब सिग्निफिकेटर। कारक जैसे हम कहते हैं ना, सेकंड का कारक गुरु होता है, तीसरे का मंगल होता है, चौथे का चंद्रमा होता है, पांचवें का गुरु होता है। तो कारक को भी हम देख सकते हैं। तीन चीजों के ऊपर से अर्गला देख सकते हैं। ठीक है सर? अर्गला देखनी कैसे है वो बताता हूं मैं। ये कुंडली के सेकंड हाउस, यहाँ मैं लूंगा ए मतलब अर्गला। ठीक है। फोर्थ हाउस में यानी A2 अर्गला, और 11th हाउस। हर कुंडली में जिस भाव का विचार कर रहे हैं, जिस ग्रह का विचार कर रहे हैं, उस भाव या ग्रह से सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस और 11th हाउस में अर्गला बनेगी। ठीक है। अगर अर्गला शुभ हो गई तो शुभ रिजल्ट देगी, और अशुभ हो गई तो वो उसके भाव के फल को कम कर देगी। अब इसका ये जो अर्गला बनती है, इसका ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। सेकंड भाव में जो अर्गला है उसको 12th भाव से जो अर्गला है उसको ऑब्जेक्ट करती है। एक मिनट सर, ये ना ये नाम महेश जी का वो म्यूट कर दो माइक। हेलो, बच्चा माइक बंद कर दो। माइक बोले एक बारी। हाँ जी, उपेंद्र सर बोलिए। हेलो उपेंद्र सर बोलिए। हेलो, हाँ जी अब आइए। हाँ, हमने पहले देखा कि अर्गला जो है हर कुंडली में हर भाव से, जिस भाव को हम सोच रहे हैं या जिस प्लैनेट को हम कंसीडर कर रहे हैं, उससे सेकंड भाव में, फोर्थ भाव में और 11th भाव में अर्गला बनती है। अच्छा, नहीं तो जैसे आपने अब ये लगन मेष से दूसरा जो घर है वो वहां रखा है 4th हाउस में और 11th हाउस में। हाँ, तो इसको मतलब इसकी जो स्टार्टिंग है, हम लगन को देख रहे हैं। हम इस कुंडली में लगन के ऊपर अर्गला लगा रहे हैं। ठीक। लगन पर अर्गला लगा रहे हैं। तो सेकंड भाव में, फोर्थ भाव में और 11th भाव में अर्गला बन गई। ठीक है जी। इसको कहते हैं प्राइमरी अर्गला। ठीक है, प्राइमरी अर्गला कहते हैं। और ये अर्गला का ऑब्जेक्शन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन करती है। जो सेकंड हाउस में अर्गला है उसको 12th हाउस में जो अर्गला ऑब्जेक्ट करेगी उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, उसको रोकती है। अच्छा, इसलिए मैं वो लिखा है, ए लिखा है अर्गला का, ओ लिखा है ऑब्स्ट्रक्शन का। ठीक है। तो 12th हाउस में आप लिखिए O1। हाँ जी, मतलब कि A1 जो है अर्गला है। हाँ जी वो O1 ऑब्जेक्शन है। मतलब वहां से 11वें घर में। नहीं 11वें घर नहीं, दूसरे भाव की जो अर्गला है हाँ,
अर्गला ब्लॉक अच्छा, करती है। ठीक 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 ठीक, अच्छा जी, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। और दूसरी अर्गला 4th हाउस में देखी आपने, हाँ जी, उसको ब्लॉक करेगी अर्गला 10th हाउस से, वहां हमने O2 लिख दिया। अच्छा जो 4th हाउस में अर्गला बनी है उसको 10th हाउस से अर्गला उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, ठीक जो ठीक रोकती है। ठीक है। ठीक है सर। और जो 11th हाउस में अर्गला हमने देखी है, हाँ जी, उसको 3rd हाउस में अर्गला जो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, O3 इसके भाव की अर्गला। O3। हाँ, तो आप लिखिए 3rd हाउस में O3 लिख लीजिए, हाँ जी, लिख दिया। तो आपको मार्को पता लग गया। आपने लिखा 2nd हाउस में A1 लिखा, हाँ जी, हाँ जी, वो वहां अर्गला लगी, और 12th हाउस में O1 लिखा है, ठीक है। तो A1 को O1 ब्लॉक कर रहा है, यानी अर्गला इन 2nd हाउस जो है उसको 12th हाउस की अर्गला ब्लॉक कर रही है। ठीक है। सिमिलरली जो अर्गला आपने 4th हाउस में लिखी है A2, हाँ जी, हाँ जी, उसको 10th हाउस में O2 लिखा है, उसको वो ब्लॉक कर रही है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। ठीक और जो 11 भाव में अर्गला A3 लिखा है, ठीक है। तो 3rd हाउस में जो अर्गला है उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। ठीक है सर। ठीक ठीक है जी, इसको कहते हैं प्राइमरी अर्गला। ठीक। ठीक है। अब उसके पास होती है सेकेंडरी अर्गला, हाँ जी, वो होती है 5th हाउस में, उसको हम A4 लिखेंगे 5th हाउस में। A4। हाँ जी। और 9th हाउस में लिखेंगे O4, अच्छा 9th हाउस में। तो जो 5th हाउस में अर्गला बनती है A4, उसको 9th हाउस की अर्गला ब्लॉक कर रही है। ठीक है। और 5th अर्गला बनती है 8th हाउस में, वहां लिखेंगे A5, ठीक है जी, उसको ब्लॉक करती है 6th हाउस की अर्गला, वहां लिखेंगे हम O5। ठीक है सर। ठीक है जी। अब मैं फिर से बोलता हूँ, जरा आप ध्यान से सब लोग कुंडली देखिए। हमने पहली अर्गला देखी है 2nd हाउस में, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है अगला 12th हाउस से, वहां हमने O1 लिखा है। ठीक है सर। सेकंड अर्गला हमने लिखी है A2 4th हाउस में, उसको ब्लॉक करती है अर्गला 10th हाउस से, वहां हमने O2 लिखा है। तीसरी अर्गला है 11th हाउस में, वहां हमने A3 लिखा है। उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है अर्गला 3rd हाउस से, वहां हमने O3 लिखा है। ठीक है। जो चौथी अर्गला है सेकेंडरी अर्गला बनती है 5th हाउस में, वहां हमने A4 लिखा है। ठीक है। उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है 9th हाउस से, वहां हमने O4 लिखा है। हाँ जी, हाँ जी, पांचवी अर्गला बनती है 8th हाउस में, वहां हमने A5 लिखा है। और उसको ब्लॉक करती है अर्गला 6th हाउस से, वहां हमने O5 लिखा है। हाँ जी। समझे जी। तो ये अर्गला ऐसे अर्गला बनती है और ऐसे ब्लॉक होती है। ठीक है। अब आगे क्या हम देखते हैं ये अर्गला ब्लॉक को कैसे, जैसे मान लो अपने एक कुंडली में यहाँ है, यहाँ बैठा है जुपिटर बैठा है। ठीक है। तो जुपिटर तो क्या अच्छा प्लैनेट है, शुभ अर्गला है, तो शुभ अर्गला 2nd हाउस से बनाएगा। और उसको 12th हाउस देखेंगे, 12th हाउस में सैटर्न बैठा है, ठीक है। तो उसको ब्लॉक कर रहा है। ठीक है। अब हमको ये देखना है कि 2nd हाउस और 12th हाउस उसमें कौन सा भाव स्ट्रॉन्ग है, बली है। ठीक है। ठीक है जी। जो भाव बली होगा वो उसकी अर्गला स्टैंड करेगा। उसके लिए कैसे, उसके रूल नंबर 1 क्या है कि 2nd हाउस में अगर प्लेनेट ज्यादा है, मोर देन 1 प्लेनेट है, और 12th हाउस में 1 प्लेनेट है, तो सेकंड हाउस में, तो 2nd हाउस में 2 प्लेनेट हो गए और 12th हाउस में 1 प्लेनेट है। हाँ जी। तो 2nd हाउस स्ट्रॉन्ग हो गया, तो अर्गला विल प्रिवेल, अर्गला बनी रहेगी, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं, अर्गला रिमूव नहीं होगी। अच्छा। ठीक है। अगर इससे उल्टा 2nd हाउस में 1 प्लेनेट है और 12th हाउस में 2 प्लेनेट है, तो 12th हाउस स्ट्रॉन्ग हो गया, अर्गला रिमूव हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 है
अगर मानो दोनों हाउस में एक एक ही प्लेनेट है हाँ जी, हाँ जी, तो कैसे देखेंगे? हाँ जी, हाँ जी, वही वही ये मेन क्वेश्चन। हाँ, अगर एक एक प्लेनेट है तो उसकी डिग्री देखेंगे, ठीक, उसकी लॉन्गिट्यूड। डिपेंड ऑन डिग्रीज। हाँ, जिस ग्रह की डिग्री ज्यादा होगी हाँ जी, हाँ जी, वो ग्रह, वो प्रभावी होगा। हाँ, जैसे मान लो इसमें जुपिटर की डिग्री 20 है और 12th हाउस में सैटर्न की डिग्री 10 है, तो ठीक है। जुपिटर स्ट्रांग हो गया, जो शुभ अर्गला है वो कायम रहेगी, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगी। और उससे उल्टा शनि की डिग्री 20 है और जुपिटर की 10 है, तो 12th हाउस स्ट्रांग हो गया, अर्गला रिमूव हो गई। ठीक 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 है। ठीक है। अब आप देखें कि भाई एक एक ग्रह है, ठीक है, उसकी उसकी डिग्री भी सेम है, तो क्या करेंगे? तो अब हम जाएंगे उसके मिनट के ऊपर, कला के ऊपर। अच्छा अच्छा। कला भी सेम है, हम्म। तो क्या करेंगे? फिर हम देखेंगे कि इस ग्रह के ऊपर किसकी दृष्टि है। ठीक है। दृष्टि जैसे अपने पहले चैप्टर देखा हमने, राशि दृष्टि देख ली। जैसे मान लो यहाँ सेकंड हाउस में वृषभ राशि है, ठीक है। तो जो ग्रह वृषभ जो ग्रह होंगे इसके फोन निकल सकता था, तुम्हें मैसेज करना, मैसेज तो मैंने ऑफ पड़ा है, सुबह 8 बजे का मैसेज डाला। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हम जो हमने देख रहे हैं यहाँ टॉरस है, जहाँ या गुरु है, तो जो प्लैनेट 5 में सी राशि में होंगे या वृश्चिक में होंगे या 11 में होंगे, उस पर दृष्टि करेंगे। अच्छा अच्छा। तो हमें देखना है कि गुरु पे कितने कितने भाव, कितने ग्रहों की दृष्टि आ रही है। 2 ग्रह देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं। ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे 12th हाउस में जो प्लैनेट है उसके कितने ग्रह के एस्पेक्ट है वो देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जिस पे एस्पेक्ट ज्यादा होगी वो ग्रह बली हो जाएगा, दिनेश जी को म्यूट कर लो। वो ग्रह बली हो जाएगा, हाँ जी, हाँ जी। तो वो अर्गला बनेगी या रिमूव होगी, इससे मालूम पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी सर। तीसरा एक नियम है कि मानो दोनों ग्रह खाली है, कोई उसमें कोई प्लेनेट ही नहीं है, ना दूसरे में प्लेनेट है ना बाद में प्लेनेट है, तो क्या करेंगे? ठीक है सर। उसमें दो चीज करेंगे, देखेंगे उस भाव पे कितने दृष्टि है और बाद में भाव पे कितने ग्रहों की दृष्टि है। सर ये आपकी आवाज खराब हो गई, दोबारा से बोलिए, इसको क्या बोलिए। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, बहुत बढ़िया। जो दोनों भाव खाली है, सेकंड पे भाव खाली है, खाना नंबर 2 भी खाली है, खाना 12 भी खाली है। ठीक है सर। तो हम देखेंगे कि खाना नंबर 2 पे कितने ग्रह की दृष्टि है, ठीक खाना ठीक 12 पे कितने ग्रह की दृष्टि है। ठीक है। तो वो जिस भाव पे दृष्टि ज्यादा होगी, ठीक है, वो भाव बलवान हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। लास्ट रूल इसका है कि अगर मान लो दोनों भाव खाली हैं और कोई दृष्टि भी नहीं है, ठीक है, दोनों खाने 2 नंबर 12 नंबर खाना खाली है और किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो क्या करेंगे? ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि राशि कौन सी है उसमें। नियम क्या है कि जो ड्यूअल साइन है, द्विस्वभाव राशि है, हाँ जी। वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग गिनी जाती है। अच्छा। उसके बाद जो स्थिर राशि है, फिक्स साइन, वो उससे कम बली होती है। और चर राशि जो होती है, मूवेबल साइन, वो सबसे कमजोर होती है। ठीक है। तो हम राशि देख लेंगे कौन सी राशि है और अकॉर्डिंगली उसकी स्ट्रेंथ देख लेंगे। ठीक है सर। तो ये हो गया नियम इसका, दोनों भाव का कैसे बैलेंसिंग करेंगे कि जो अर्गला लगी है वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है या रहेगी या प्रिवेल करेगी। ठीक है। इसके लिए ये नियम है। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। अब हम ये जो अर्गला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत महत्व है प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी में। अब क्या थोड़ा सा, अबे महेश भाई आनी पर ये बोर्ड पे देखना जरा, ये कुंडली पे लगाओ ना, आनी पर जो नहीं, ये कुंडली। हाँ हाँ, बस बस ज्यादा कर दिया, थोड़ा ठीक सेट करो। हाँ बस बस। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। अब हमने जो ये रूल सीखे हैं, अब हाँ ये जी। कुंडली पे लगाएंगे, ये कुंडली पे। ठीक। ये कुंडली बता दूं आपको किसकी है? ये कुंडली है JRD टाटा की। अच्छा। JRD टाटा जो टाटा के फाउंडर है, जिसके हाँ जी, अपने हाँ जी। टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, उनकी कुंडली है ये JRD टाटा की।
तो हम देखें कि ये आदमी के पास इतनी जायदाद है, इतने पैसे हैं, इतना नाम धाम है, वो कैसे हुआ। ठीक है जी। इस पे हम ये अर्गला का प्रिंसिपल लगाएंगे। ठीक है सर। पहली अर्गला हम देखेंगे सेकंड और 12th हाउस से, जो हमने A1 लिखा है और O1 लिखा है। आगे आपने जो अपने कुंडली बनाई है देखिए, उसमें A1 लिखा है सेकंड हाउस में। हाँ जी, हाँ जी। तो अर्गला देखे, देखो दोनों भाव खाली है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। अब दूसरे भाव, ये वृषभ राशि है, तो इसमें देखेंगे 4 दृष्टि आएगी तुम्हारी, 4, 7 और 10 की दृष्टि आएगी। ठीक है। क्योंकि ये स्थिर राशि है, फिक्स साइन है। ठीक है, ठीक है। तो उस पर चर राशि जो है, उसके पीछे की मेष को छोड़ के 4, 7 और 10। कर्क राशि में सूर्य और शुक्र है और मकर में शनि है। ठीक है। तो सेकंड हाउस के ऊपर तीन ग्रह की दृष्टि है। ठीक है सर। और 12th हाउस में मीन राशि है, पाइसिस है, वो ड्यूअल साइन है। ठीक है सर। मिथुन राशि में मंगल है, कन्या में कोई प्लैनेट नहीं है, धनु में कोई प्लैनेट नहीं है। ठीक है। तो 12th हाउस पे सिर्फ एक ग्रह की दृष्टि आ रही है, मंगल की। ठीक है। तो इसकी शुभ अर्गला जो बनी है सेकंड हाउस में, शुभ अर्गला बन गई। ठीक है जी, बिल्कुल। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि सेकंड हाउस से कहते हैं हम धन स्थान, हाउस ऑफ वेल्थ। और इस व्यक्ति के पास जो बैंक बैलेंस है या कैश है, वो अच्छा खासा होगा, बिग बैंक बैलेंस। ठीक है। ठीक है सर। अब सेकंड अगला देखें 4th हाउस के ऊपर। 4th हाउस में आपने लिखा है कुंडली में A2, देखो लिखा है 4th हाउस में। ठीक है सर। तो सेकंड अगला A2 देखो कहाँ लिखा है आपने। हाँ जी, हाँ जी, खाना नंबर 4 में। खाना 4 में सूर्य और शुक्र बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और उसकी जो ब्लॉकेज है O2 है 10th हाउस में। बिल्कुल सामने। 10th हाउस में एक प्लेनेट है, खाली शनि है। हाँ जी, हाँ जी। और चौथे का सूर्य शुक्र 2 प्लेनेट है। हम्म। तो ये जो शुभ अर्गला है ये भी बन गई। ठीक है। और इस पर दृष्टि है चंद्र की। चंद्र क्योंकि वो स्थिर राशि में है, कुंभ राशि में है। बिल्कुल। चंद्र और शुक्र जो होते हैं वो कारक होते हैं प्रॉपर्टी के। तो इस आदमी के पास बहुत सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। अच्छा। मकान, जायदाद, फैक्ट्रियां बहुत होगी। तो 4th हाउस का बली हो गया। ठीक है सर। अब तीसरी अर्गला लगाएंगे 11th हाउस पे। 11th हाउस के अंदर आप देखिए चंद्र और केतु बैठे हैं। हमने A3 लिखा, 11th हाउस में देखिए A3। हाँ जी, हाँ जी, A3 लिखा। तो यहाँ कुंडली में 11th हाउस में चंद्र और केतु बैठा है। इसको ब्लॉक करेगा 3rd हाउस। ठीक है। 3rd हाउस में एक ही प्लैनेट है, मंगल है, खाली मंगल। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए ये शुभ अर्गला भी प्रिवेल करेगी, शुभ अर्गला रिमूव नहीं होती। ठीक है। तो 11th हाउस स्ट्रॉन्ग होने से इसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी गाड़ियां, बंगले, एरोप्लेन्स वगैरह खूब होंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं, टाटा ने जब देश अपना आजाद हुआ उसके बाद एयरलाइन शुरू की थी। एयरलाइंस वो गवर्नमेंट ने लेके उसको एयर इंडिया बना दिया था। वो इनिशियली शुरू की थी टाटा ने। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। अब आते हैं 5th हाउस के ऊपर। वहां 5th आपने लिखा A4 लिखा 5th हाउस में। हाँ जी, हाँ जी। 5th हाउस में यह मर्क्यूरी और राहु है। ठीक है जी। ठीक है सर। और 9th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, खाली है। हाँ जी। तो ये यहाँ एक प्लेनेट जो बुध है वो मेलेफिक हो गया राहु के साथ। ठीक है। तो ये जो अशुभ अर्गला बन गई। तो इसको रिगार्डिंग 5th हाउस को अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे इसको। जैसे 5th हाउस यानी इसके जो बच्चे हैं, समझे ना, या इसके पास जो कोई शेयर वगैरह होंगे उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे इसको। ठीक है सर। अब तीसरी हम देख लास्ट रखा था A5 लिखा हमने 8th हाउस में। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। वहां स्कॉर्पियो राशि या कोई ग्रह नहीं है। बिल्कुल। उसको ब्लॉक करती है। O5 है 6th हाउस में। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको ब्लॉक करेगी। अब स्कॉर्पियो में कोई ग्रह नहीं है तो हम इस पे दृष्टि देखेंगे। ठीक है साहब। इस पे गुरु की दृष्टि है, सूर्य शुक्र की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है। ठीक है, क्योंकि स्थिर राशि है ना ये। हाँ जी, हाँ जी।
तो चर राशि की दृष्टि देखेंगे, ठीक है। और 6th हाउस में ये वर्गो है, ड्यूल साइन, ठीक है सर। तो हम देखें ड्यूल साइन में जेमिनी में मंगल है, वर्गो में कोई ग्रह नहीं है, सजिटेरियस में कोई ग्रह नहीं है, और पाइसिस में कोई ग्रह नहीं है। बिल्कुल। तो 6th हाउस में सिर्फ मंगल की दृष्टि आ रही है। 8th हाउस इसका बलि हो गया, ठीक है। 8th हाउस बलि होने से क्या है कि इसको जो कहते हैं ना अपने पुश्तैनी जायदाद वो बहुत मिलेगी। इनके फादर ने सबसे पहले स्टील, जो ये जे.आर.डी. टाटा के जो फादर थे, इंडिया आजाद होने के सबसे पहली स्टील की मिल उन्होंने इंडिया में लगाई थी, रोलिंग मिल स्टील की, वेस्ट बंगाल में, जो उनको मिल गई जे.आर.डी. टाटा को। समझे सर? इस प्रकार से हम कुंडली के ऊपर ये लगा के देखते हैं कौन सा भाव, जैसे हमने इस भाव पे लगाया, हम 7th भाव पे भी लगा सकते हैं, 10th हाउस पे भी लगा सकते हैं, 5th हाउस पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, समझे? थोड़ा सा ये समझना एक बार मुझे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ। हाँ, वो बिना प्रैक्टिस का तो बनेगी नहीं ना बात। हाँ, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल दिखाया है। अब सबको करना क्या है, जितने स्टूडेंट है अपनी पत्री लेवें, अपनी फैमिली मेंबर की पत्री लेवें, ठीक है सर। और देखें कि उनकी लाइफ में जो बेस्ट पीरियड था वो कौन सा था, ठीक है। उस टाइम में कौन से ग्रह की दिशा चल रही थी, वो ग्रह उसकी कुंडली में कहाँ बैठा है, ठीक है। उस पर अर्गला लगा के देखें। ठीक ठीक। जो अर्गला के प्रिंसिपल में देखे हैं वो लगा के देखें, तो वो जो उनको है वो कंफर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी आप पढ़ो, जो भी सीखो, सबसे पहले अपनी पत्री या अपने रिलेटिव की पत्री में लगा के देखो, आपको आपके लाइफ में क्या हुआ है सब आपको पता है, ठीक है। वहां से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि जो हमने सीखा है वो वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है सर। तो ये जो हो गया अर्गला। अब मैं एक मिनट, अगर आप एक कुंडली और लगाता हूँ, मेरे पास एक 4 दिन पहले एक लेडी आई थी, उसकी बेटी के लिए 2 साल से ट्राई कर रही थी, बेटी की शादी नहीं होती है। यहाँ का कुंडली मारा जरूर जरा। एक सर, एक कुंडली और आ रही है, इस लड़के की भी शादी नहीं हो रही है। वो देखते हैं, पहले एक तो देख लें अपने। हाँ, पहले वो भी देखना, ये भी देखो जरा। भेजो जी, भेजो। ये लेडी मेरे पास ये आई थी, ये जो कुंडली आप बना रहे हैं, हाँ, ये जो है वो अच्छा, एक लड़की कुंडली है, एक लड़की है। इस पर अब अर्गला लगाएंगे? नहीं, आप देखो तो हाँ, अर्गला लगाएंगे, देखेंगे ना, मैं बता रहा हूँ ना, देखिए तो सही। अच्छा। यूएल लिखना पड़ेगा। हैं? यूएल लिखो, लकी तो गुरु, जुपिटर, शुक्र है, छठे शुक्र, साथ में मंगल और बुध। सर डेट ऑफ बर्थ क्या है इसमें इनकी? मैं बताता हूँ सर। प्लैनेट्स कौन से हाउस में, आप बोलते जाओ क्योंकि उतना क्लियर दिख नहीं रहा। हाँ, 2nd हाउस में देखो, चंद्र केतु, टॉरस असेंडेंट टॉरस है इसका, वृषभ लग्न कुंडली है। वृषभ लग्न कुंडली बना, टॉरस असेंडेंट की कुंडली बना लीजिए। बना लिया सर। प्लेसमेंट, प्लैनेट का प्लेसमेंट। हाँ, 2nd हाउस में चंद्र केतु है, 4th हाउस में गुरु है, जुपिटर। ओके। 6th हाउस में शुक्र वीनस है, 7th हाउस में मंगल और बुध है, 8th हाउस में सूर्य और राहु है, 9th हाउस में शनि है। ठीक है सर। इसकी गुलशन जी, इसकी बर्थ डेट है 22/12/1991। 22/12/1991। समय 17:30। 17:30। और प्लेस है नवसारी, ये सूरत के पास एक प्लेस है नवसारी।
चलो सूरत लिख लेते हैं ना। नवसारी पास में ही है, सूरत से थोड़ा नवसारी आएगा, आपको देखोगे ना ठीक आ है। जाएगा। तो उसकी एक कुंडली है। अब देखिए इसी कुंडली में देखते हैं हम शादी के लिए, तो हम 7th हाउस को देखेंगे। हाँ जी। 7th हाउस में मंगल बैठा है अपने अपने खुद के घर में, पक्के घर में बैठा है, ऑन साइन में बैठा है। हाँ जी। ठीक है सर। कोई भी प्लेनेट रूल है कि जब वो अपने घर में बैठा ऑन साइन में, वो भाव को बली करता है, चाहे वो मेलेफिक हो या बेनेफिक हो। वो अपने घर में अपने घर को नुकसान नहीं करता। और मंगल जो स्कॉर्पियो में है यहाँ, ये बना, इसको कहते हैं, ये पंच महापुरुष योग, तो आपने सुना होगा, पंच महापुरुष योग बनते हैं, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जिसमें शशि योग भी है, बुधादित्य योग भी है। मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी। मंगल, बुध, गुरु और शुक्र और शनि से बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसका रूल क्या है? एक पांचों ग्रह केंद्र तरीका, यानी 1, 4, 7, 10 भाव में हो कुंडली में, या ऑन साइन में हो या एग्जाल्टेड हो, स्वग्रह या उच्च की राशि में हो, तो ये पंच महापुरुष योग बनता है। अच्छा जी। मंगल से जो बनता है उसको कहते हैं रुचक योग। रुचक, रुचक, RUCHAK, रुचक योग। हाँ जी, हाँ, रुचक योग। बुध से जो बनता है उसको भद्र योग कहते हैं। भद्र। जो गुरु से बनता है बृहस्पति है, उसको कहते हैं हंस योग। शुक्र से बनता है उसको कहते हैं मालवीय योग। मालवीय योग। और शनि से जो बनता है उसको कहते हैं शश योग। ये पांचों ग्रह, पांचों जो योग है ऑस्पिशियस है, उसको शुभ माना जाता है। अब ये देखो, इस कुंडली में मंगल जो है रुचक योग बना रहा है। ठीक है। जब रुचक कोई बनाता है तो मंगल, वो उसको कहते हैं, आपकी भाषा में नेक हो जाता है, बद नहीं रहता। तो मंगल नेक काम करेगा, आपको उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चलिए खैर, आप अपना हिसाब लगाइए। मुझे तो ये कुंडली बड़ी अजीब, मतलब बहुत टिपिकल कुंडली लग रही है। हाँ, ये तो ये जिस जातक की कुंडली है उसको तो देखो, मैं तो अलग से व्याख्या करूंगा उसकी। आप बताइए सर। पहले मैं ना, फिर आप अपना लाल किताब बताइए। नहीं सर, आप, हाँ बिल्कुल, आप बताइए, नो प्रॉब्लम। अब देखो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो 7th हाउस है वो बली है, क्योंकि उसका ओन साइन है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु भी जो इसका है वो केंद्र में बैठा है। शनि जो भाग्यस्थान का स्वामी ओन हाउस में है। बिल्कुल। शुक्र भी अपनी ओन साइन में है, तुला राशि में है। हाँ जी, हाँ जी। उसकी मूल त्रिकोण राशि में है, तो सब ग्रह बली है। फिर भी ये लड़की जो है ये बहुत पढ़ी लिखी है। ये जो बच्चे सीए हो जाते हैं उनको ट्रेनिंग देती है, जो सीए के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देती है। ठीक है। अच्छा गाना गाती है, देखने में सुंदर है, पढ़ी लिखी है। उसके फादर जो है डॉक्टर है, डॉक्टर की बेटी है। गोल चेहरा। 2 साल से ये लोग ट्राई कर रहे हैं, इसकी शादी नहीं हो रही। ठीक है। ये हमारी चप्पलें घिस गई है, धक्के खा के शादी नहीं होती इसकी। कोई नहीं सर। तो मैंने इस पे अर्गला का प्रिंसिपल लगाया। अब देखिए, अब हम 7th हाउस पर अर्गला लगाएंगे। अब देखिए ध्यान से, हमने पहले यहाँ लगाई थी, पहले 1st हाउस पे लगाई थी। जो हमने पहले कुंडली की थी 1st हाउस पे देखी थी। अब हम लगाएंगे 7th हाउस पे। ठीक है। पहली अर्गला हमने कहाँ से लगाते हैं? हम दूसरे भाव से। दूसरे भाव में सूर्य राहु बैठे हैं। A1 आएगा यहाँ। हाँ, A1 आएगा। ठीक है। ठीक है सर, वहां बैठे सूर्य और राहु। ठीक है। दोनों, सूर्य क्रूर ग्रह है, राहु मेलेफिक है। ठीक है जी। अशुभ अर्गला बन गई। इसको रोक रहा है 6th हाउस। वहां वो लिखो O1, 6th हाउस में लिखो O1। हाँ जी, हाँ जी। वहां एक प्लेनेट है और A1 में 2 प्लेनेट है। हाँ जी। तो ये अर्गला जो है कैंसिल नहीं होती है, अशुभ अर्गला बन गई। ठीक है जी। अब इसको 4th हाउस देखते हैं। यहाँ से 7 से 4 देखे, 7, 8, 9, 10th हाउस में 4th हाउस आएगा इसका। हाँ जी। 7 से 4th हाउस 10th आएगा। वहां कुंभ राशि है। A2। ठीक है सर। यस सर। और कुंभ राशि है। इसमें कुंडली का 4th घर जहाँ गुरु बैठे हैं वहां O2 आएगा। हाँ, O2 आएगा। ठीक है सर। वहां गुरु बैठे हैं। हाँ, गुरु बैठे हैं। तो ये जो अशुभ अर्गला है उसको उसने रोक दिया। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि 10th हाउस में कोई, हमने A2 लिखा हुआ, कोई प्लेनेट नहीं है, खाली है। बिल्कुल। हाँ, तो नहीं, अगर खाली को सर हम अशुभ मानेंगे हैं? तो कुंभ राशि है, खाली नहीं, क्योंकि राशि जो है ना वो शनि की राशि है ना। शनि की राशि है। ओहो, ठीक ठीक।
अगर मान लो यहाँ होता धनु राशि होती, ठीक है जी, यहाँ तो फिर वो शुभ अगला हो गया। हाँ यहाँ बिल्कुल। अशुभ, ठीक है। थोड़ा बच्चों को भी समझने में आसानी रहेगी ना सर, बीच में इसलिए टोक देता हूँ, सॉरी। हाँ ना ना, अच्छा है, ठीक है, आप पूछिए, बराबर है। हाँ जी, हाँ जी। और अभी देखेंगे इसकी, आप अगला देखेंगे 11th हाउस में देखेंगे, ठीक है जी। 11th हाउस में इसकी है कर्क राशि, 7 में से 11 भाव जो होगा तीसरा भाव पड़ेगा। 7 12 11 ना, 5वां भाव पड़ेगा। 5वां घर पड़ेगा जी, वो द्विस्वभाव राशि है। हाँ ठीक है जी, 5वां भाव पड़ेगा। A3। हाँ ठीक है, वहां शुभ गला बन रही है, बुध की राशि है। हाँ जी, हाँ जी। और 9th हाउस में शनि बैठा है, हाँ जी, हाँ जी। उसको ब्लॉक कर दिया। O3। हाँ O3 उसको ब्लॉक, इसको बरकरार बनने, वो बनने नहीं दिया इसको। ठीक 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 है जी। इसका और दूसरे अब देखेंगे वहां से 5th हाउस से देख लिया हमने, और देखेंगे यहाँ से 8th हाउस के अगला देखेंगे। 7 से 8 हाउस जो होता है वहां चंद्र और केतु बैठा है। हाँ, चंद्र केतु, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और 12 वहां से देखेंगे 6th हाउस में कोई खाली खाना खाली है, A4। हाँ तो यहाँ ही अशुभ अशुभ अर्गला बन गई। तो केतु साथ में है ना। हाँ जी। ठीक है, तो इसलिए क्या कि इसके 5 में से 4 अर्गला अशुभ हो गई। अशुभ हो गई। 7th हाउस इसका वीक हो गया, 7th हाउस को बल नहीं मिला, इसलिए शादी नहीं हो रही इसकी। अब आप बताइए लाल किताब क्या कहती है आपकी? लाल किताब सर ये कहती है कि कुंडली के अंदर 2 ग्रहण हैं, चंद्र ग्रहण और राहु ग्रहण। हाँ सॉरी, सूर्य ग्रहण। हाँ, दोनों राहु केतु के एक्सिस पे है। ठीक है जी, वो कुटुंब में है, ये अष्टम भाव में है। राइट। ठीक, और दरअसल मैंने उस दिन आपको समझाया था, आप लोगों को शायद पता भी होगा कि जब मंगल और बुध दोनों मिलते हैं तो राहु बली हो जाता है। तो राहु बली, हाँ नहीं, राहु बली नहीं होता, राहु स्वभाव हो जाता है व्यक्ति। ठीक है, मतलब यानी कुंडली के अंदर 2 राहु खड़े हो जाते हैं और दोनों ही बुरा रिजल्ट देने वाले हैं। अच्छा। ठीक है सर। और क्योंकि गुरु घर नंबर 4 में बैठे हैं, तो वहां उनको एजुकेशन तो बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत अच्छी। मैंने बताया ना, लड़की बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ जी, लेकिन इसमें जो 2 योग मेन हैं, वो ये है कि एक तो जातक मंगली है, तो और मंगली भी चूंकि राहु स्वभाव है, तो लगभग 31-32 साल की उम्र में जाके या उसके बाद शादी होगी, ये ध्यान रखिए। ठीक है, और दूसरी बात जो है, शनि चूंकि नवम स्थान में बैठे हैं, तो लाल किताब के मुताबिक नवम शनि जो है वो बच्चे पैदा होने में पहाड़ जैसी स्थिति पैदा करता है। ठीक है जी, तो ऐसे में क्योंकि प्लैनेट बुरे होते हुए भी, क्योंकि 2 कुंडली के अंदर 2 ग्रहण हैं, ठीक है सर, तो उसको फिर भी जो है प्लैनेट थोड़ा अच्छा रिजल्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो शनि है वो उनकी लाइफ को खराब नहीं करना चाहता, कि मान लो शादी हो जाए और शादी होकर फिर बच्चे ना हो तो एक बड़ी समस्या रहती है, 2-4-5 साल निकल जाए तो लगभग अब, और उधर मंगली होने के कारण डिले हो रहा है। कोई बात नहीं है, तो ये जैसे अभी क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ इसको देखा है, अभी दशा नहीं देखी है कि क्या चल रही है, तो फिर भी मतलब 30+ में इनकी शादी होगी, इससे पहले हो ही नहीं सकती। अच्छा, मैंने जो एनालाइज किया है कि इसकी शादी कब होगी, अब इसका जुपिटर चल रहा है इस टाइम में मकर राशि में चल रहा है। ठीक है जी। जब ये मीन राशि में आएगा ना, हाँ जी, तब शादी इसके होने के चांसेस होंगे। सर जुपिटर मकर राशि में कितना टाइम हो गया चलते हुए? अभी वो मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, लेकिन ये अभी कम से कम भी आने में इसको 2.5 साल लग जाएंगे, 1.5 से 2 साल लगेंगे वहाँ मीन में आने में। मीन में नहीं, मैं कह रहा हूँ सर इसको, 1 मिनट सर, यहाँ पे ये वक्र चली, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। 8 महीने हो गए जी, 8 महीने। 8 महीने हो गए ना? हाँ जी। तो 1 मिनट, गुरु धनु में, अभी मकर में, धनु में रिटर्न होगा 30 जून। अभी रेट्रोग्रेड में धनु में आएगा, धनु से फिर मकर में जाएगा। सर जब ये मकर में जाएगा ना दोबारा, हाँ है उसके भी जिस टाइम ये मकर से बाहर निकलने वाला होगा, उसके बाद
आप ये मानना कि शादी होगी इनकी एंड में जाकर। क्योंकि ये मेरी जो calculation प्रेडिक्शन है, जो मेरी कैलकुलेशन कहती है कि जब जुपिटर पाई उसके 11th हाउस में आएगा, मीन राशि में, हाँ जी। शादी इसकी होगी, समझे ना? नहीं और सर, वो ना सर, मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड गुलशन जी, एक सेकंड, वहां आने में इसको कम से कम ये समझो ना कि 2-2.5 साल लग जाएंगे, ठीक है? अभी तब तक ये लड़की 30 से ऊपर हो जाएगी। तो जो आपने पहले प्रेडिक्ट किया ना कि 30 के बाद शादी होगी, वो यहाँ टैली होता है, वो यहाँ टैली होता है। हाँ तो बस मतलब ये तो अभी चलो 91 है, तो अच्छा दिसंबर 91 है, तो हाँ अभी 1.5 साल है सर उसमें, 30 प्लस होने में। और तो 30 क्रॉस कर जाएगी ना जब जुपिटर आएगा ना मीन राशि में, हाँ जी। तो 30 क्रॉस कर जाएगी। मैंने देखा था अभी, दरअसल मैं तो एक मोटी सी कैलकुलेशन कुंडली देख के बता रहा हूँ। और जो कैलकुलेशन अगर वो देखते हैं हम दशा वगैरह की, तब एक्चुअल डेट पता लग जाती है सर इसमें। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, ये तो आपने तो अच्छा वो किया। एक और कुंडली आ रही है सर, वो बहुत सर, इसमें ये भी और जो बच्चे हैं वो भी सीखेंगे बस इसमें ये। हाँ जी सर। एक्चुअली क्या बोर्ड पे वो कैमरा फिट मैं करा लूंगा। नहीं बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बढ़िया दिख रहा है। प्लीज बस इसके अंदर जो राशियां और जो ग्रह लिखे हैं ना सर, हाँ वो मिटा दीजिए प्लीज, और फिर नए रख लेंगे उसको। अच्छा, अब हम अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। सर एक मिनट एक ये बच्चा भेज रहा है, वो बड़ा परेशान हो रहा है। हाँ बोलिए, फोन करके बार परेशान कर रहा है। हाँ सहगल साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ सर, मेरा है मिथुन लगन की कुंडली। एक महेश बाबू, मिथुन लगन कुंडली बनाओ। आपकी मिथुन लाइन कुंडली है तो उससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है जी कि आप दूसरों को एडवाइस बड़ी अच्छी देते हो, और जब अपना डिसीजन, क्रिटिकल डिसीजन लेना होता था, डबल माइंड हो जाते हो। वो मेरा और ये मुझसे गलत है। हाँ जी, ग्रह बोलिए, कौन सा ग्रह? जी मेरा बैठा है पंचम में है मंगल और शनि। पांचवें मंगल शनि। हाँ जी। हाँ 6 में केतु। मंगल शनि केतु, 6 में केतु। 7 में जुपिटर। वेरी गुड। गुरु, 7 में गुरु। 8 में है शुक्र। 8 में शुक्र। 9 में है सूर्य बुध। 9 में सूर्य बुध। 12 में चंद्र। 12 में चंद्र। नहीं 12 मीन राशि 10 में मतलब 10 में 10 में चंद्र। हाँ, और 12वें घर में है अपना राहु। 12 में राहु जी। राहु हाँ जी। मुझे पूछना है इसमें, एक तो बाहर का चांस बन सकता है मेरा अगर ट्राई करूँ तो? बाहर का चांस बन सकता है कि नहीं? हाँ, और एक मैरिज का कब तक रहेगा थोड़ा सा? देखो आपकी कुंडली में 2-3 चीज दिख रही है मुझे। एक तो गुरु चंद्र जो है वहां गज केसरी योग बना रहे हैं, एक दूसरे से केंद्र में है। गुरु 7th में है, मून 10th में है, तो एक गज केसरी योग बन गया। गज केसरी योग का मतलब ये होता है, गज केसरी योग वाले जो होते हैं ना, वो मन के साफ होते हैं, किसी का जल्दी बुरा करते नहीं है, और कोऑपरेटिव होते हैं। कोई आपके पास आता है तो आप उसे कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। जी। दूसरा, आपका जो शनि है वो तुला में है, 5th हाउस में मंगल के साथ है, ठीक है जी। जब शनि तुला का होता है ना सर, तो आदमी होता है ना, वो जो काम गलत होता है तो मुंह पे बताता है कि तो गलत है, वो सोचता नहीं कि इसको बुरा लगेगा अच्छा लगेगा। जो गलत है उसको इमीडिएट गलत किया जाएगा। जी ठीक है, जैसे गलत है बताइए भैया। नहीं सही बात है आपकी। नहीं, जो सही है गलत है तो गलत बोलो, कोई हर्ज नहीं। नहीं बिल्कुल जो गलत होगी मैं आपको बता ही दूंगा कि हाँ ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरा देखो, अभी आपका सूर्य बुध जो है 11th हाउस में।
9th हाउस ठीक में। है, हाँ 9th हाउस में सूर्य बुध जो है वहाँ आपको बुधादित्य योग बना रहा है, और बुध बीइंग एसेंडेंट लॉर्ड आपका लग्नेश होकर भाग्यस्थान में बैठा है, वो अच्छा योग है, इट्स ए गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, जी सूर्य बुध जब बुधादित्य योग होता है, उस आदमी की जो होती है ना ग्रास्पिंग पावर वो अच्छी जी होती है, आप किसी भी सब्जेक्ट को जल्दी कैच कर लोगे। जी बिल्कुल ठीक है ना। राइट। दूसरा देखो आपका जो शुक्र यहाँ है, और शुक्र और ये जुपिटर यहाँ है, और मंगल, देखो मंगल की दृष्टि शुक्र के ऊपर है, मंगल आपका 5th हाउस में है और शुक्र आपके 8th हाउस में है, तो जी मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी 8th हाउस के ऊपर, जी शुक्र मंगल। तो ये क्या बता रहा है कि आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप या अफेयर या ऐसा कुछ होके एक बार वो ब्रेक हुआ है, जी किसी के फ्रेंडशिप हुई होगी या कुछ हुआ होगा, और संभव वो आगे लंबा नहीं चला, वो ब्रेक हो गया। जी ठीक है, अब देखो आपका जुपिटर है 7th हाउस में, इसे एक्सपेक्टेड बाई सैटर्न, शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पे पड़ रही है। जी ठीक है, तो ये गुरु पे शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है, तो गुरु जो है ना वो प्योर प्लैनेट है, बहुत पवित्र प्लैनेट है, और शनि जो मैलेफिक है वो उसकी पवित्रता को भंग करता है। तो गुरु की शनि की दृष्टि होती है कि जब आप एजुकेशन में जब पढ़ रहे थे, पढ़ाई के टाइम में आपने महसूस किया हो कि आप अच्छी सब चीज अच्छी याद कर लेते हैं, और जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ कुछ चीजें भूल जाते हैं, वहाँ आपको याद नहीं आती। कुछ कुछ हो जाता है कभी, बिल्कुल सही हो जाता है ना, दैट इज बिकॉज योर जुपिटर इज एक्सपेक्टेड बाय सैटर्न। ठीक है, जी अब दूसरा आपका शनि के ऊपर केतु की अप्लाइंग एस्पेक्ट है। अप्लाइंग एस्पेक्ट फिर बताऊं कैसे होती है कि अप्लाइंग एस्पेक्ट दो होती है, अप्लाइंग होती है और एक दूसरी होती है अपना पार्टिंग एस्पेक्ट है। ये क्या अप्लाइंग एस्पेक्ट है, मतलब क्या शनि जो है केतु की तरफ जा रहा है, केतु शनि की तरफ जा रहा है, जी तो शनि तुला से वृश्चिक में जाएगा और केतु जी वृश्चिक तुला में जाएगा, जी तो केतु और में रेट्रोग्रेड मोशन होती है ना केतु की। हाँ जी तो ये क्या बताता है कि आपने जब भी आपका कैरियर शुरू किया, जॉब या जो भी, इनिशियली आपको काफी स्ट्रगल करनी पड़ी। जी ठीक है, जी। तो ये आपकी कुंडली का जनरल रीडिंग मैंने बता दिया। अब आपका क्या क्वेश्चन है, पूछिए। एक वही जो 7th हाउस से आपने अरुण वो निकाला था, वो क्या रहता है उसका, वो थोड़ा सा मैंने मैं अरुण का भी निकालता हूँ, मैरिज के लिए अपने देखते हैं। जी 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 देखो मैरिज के लिए देखते हैं, आप फॉरेन का देखते हैं। फॉरेन जाने के लिए 9th और 12th का कनेक्शन होना चाहिए। 9th हाउस का है शनि और इसका है शुक्र 12th हाउस का, इसका कनेक्शन बैठ नहीं रहा है। शुक्र शनि 9th और 12th का जब कनेक्शन होता है जी, लेकिन थोड़ा कनेक्शन है कि जो शुक्र है और शनि की राशि में है। हाँ जी ठीक है, तो और दूसरा क्या है, एक है? और एक्चुअली क्या है, शनि और शुक्र के अंदर एक्सचेंज है। शनि बैठा है, शुक्र की राशि में शुक्र है, शनि की राशि। हाँ, तो ये कनेक्ट हो गए, इसके लिए आपका फॉरेन का योग बन गया, फॉरेन जाने का। ठीक है, अब अपने और देखें, एक और देखते हैं कि बस ये योग बन गया। दूसरा योग देखा जाता है फॉरेन के लिए कि 4th हाउस से 12th और 9th हाउस, यानी 4th हाउस से 9th देखेंगे तो 11th हाउस होगा और 4th और 12th 3rd होगा। 3rd और 11th का कनेक्शन हो मंगल और या सूर्य का, तो भी आपको वो दे सकता है। तो आपकी कुंडली में फॉरेन जाने का योग है, सही है जी, लेकिन वो आप देखो अभी दशा कौन सी आती है। जब दशा आएगी आपको शुक्र की आएगी, समझे ना, 12th हाउस की दशा आएगी, उस टाइम उसके टाइम में आपका वो योग बनेगा। जी ठीक है, ओके। और मैरिज का क्या रहेगा सर? मैरिज का देखिए, मैरिज आपका जो है वो गुरु स्वग्रही है वहाँ पर। कई बार गुरु जब ऑन टाइम में होता है ना, तो उसका एक नियम है कारको भाव नाशा है, तो कभी कभी लेट कर देता है। और आपके 7th और पे शनि की दृष्टि है, 3rd एस्पेक्ट है। ठीक है सर, और शनि जो है ना वो डीलिंग प्लैनेट है। शादी तो आपकी होगी लेकिन थोड़ी सी देरी से होगी। अब शादी कब होगी वो बताता हूँ मैं आपको। शुक्र आपका यहाँ है, अभी जब गुरु मकर में आएगा ना, अभी धनु में अभी गुरु धनु राशि में गया है, अभी वक्रियों के 30 तारीख को धनु राशि में जाएगा रेट्रोग्रेड मोशन में, और फिर डायरेक्ट होकर जब मकर में आएगा ना जी, उस टाइम आप ट्राई कीजिए, आपकी शादी हो जाएगी। और देखिए 12, 11, 10, 9, 12, 11, 10, 9,
12, 11, 12, 13। आपको जो वाइफ मिलेगी, समझे, वो होगी स्लिम होगी, अच्छी हाइट होगी, उसका जो कॉम्प्लेक्शन होगा मीडियम होगा, बहुत फेयर नहीं, बहुत ब्लैक नहीं, और जो हेयर स्लाइटली कर्ली हेयर होंगे उसके, ठीक है, और वो अच्छी पढ़ी लिखी होगी। ये आपको इस टाइप की वाइफ मिलने की संभावना है। ठीक है भाई, जी 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 जी। ये मैंने अपने हिसाब से बता दिया, अब गुलशन जी अपना लाल किताब के हिसाब से बताएंगे। जी जी, राइट सर। हाँ जी गुलशन जी। सर शादी में जो डिले की बात आ रही है ना, मैंने अभी जैसे पिछली कुंडली में वो जो उनकी एक महिला की कुंडली थी, उसमें शनि खाना नंबर 9 में थे, इसमें शनि खाना नंबर 5। तो यहाँ भी इनकी स्थिति को खराब ना हो, इनको डाइवोर्स का झंझट ना झेलना पड़े, और चूंकि बच्चे लेट होने हैं और पारिवारिक जो जिम्मेवारियां हैं उनको ये मतलब ईमानदारी से निभाते रहे, तो उस कारण से इनकी शादी जो है वो थोड़ा डिले हो रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है इनको, तो वैसे में तो मैंने इनको उपाय बता दिया था, ठीक है सर। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस भी कुंडली में, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, पढ़ा भी है हमने और मतलब इसको भुगता भी है, कि सूर्य और बुध जब जिस भी कुंडली में होते हैं, एक ही घर में बैठे हो, उनकी डिग्री भले ही कुछ भी हो, तो वो पूरी की पूरी कुंडली जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ऐसे में बहुत सारे ग्रह जो है वो अपना बुरा प्रभाव देते नहीं है, क्योंकि इस समय बुध और सूर्य का जो योग है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है जी। रही बात इनके विदेश जाने की, तो विदेश तो मैं समझता हूँ कि इनको इस वर्ष में जो मैंने इनका वर्षफल बनाया है, तो मैंने बताया है कि कुछ ऐसा योग बन रहा है जिससे कि आप सडनली किसी के कोई स्पॉन्सर आपको कर देगा और आप चले जाएंगे ये। और मेरी नजर में तो सर शादी भी बाहर ही है इसकी। बाहर ही है, चलो बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी। फॉरेन की लेडी लेके आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 7 में से दूसरा घर तो ऐसा ना जी वही बैठा हुआ शुक्र। ठीक है जी, ठीक है सर। और एक बड़ा गहरा योग बताता हूँ सर। हाँ जी बताइए। जहाँ सूर्य और बुध कुंडली के प्लैनेट को पॉजिटिव कर रहे हैं, एक बहुत छोटा सा सूत्र है लाल किताब का, अगर खाना नंबर 5 में मंगल बैठे हो, हाँ जी, आप सॉरी जितने भी मेरे मित्र यहाँ जो भी बच्चे हैं ये सुन रहे हैं, आप उनको मेरे जो चैनल है उस पर जाकर आप उसको सुनिएगा, मंगल खाना नंबर 5 को। अकेला मंगल खाना नंबर 5 उस समय व्यक्ति की स्थिति खराब कर देता है जब उनका कोई भी रिश्तेदार, मतलब नजदीकी रिश्तेदार जो दादा खानदान में हो, दादा खानदान में, ठीक है जी, या नाना खानदान में, अगर उनका दवाइयों से संबंधित कोई काम नहीं है, तो आप ये समझेगा कि वो कुंडली का पूरा जो है ना, पूरा जो भी काम होगा वो सब डिले होता चला जाता है। ऐसे में दरअसल मेरे संपर्क में जितने भी लोग आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि या तो आप किसी डॉक्टर को जो है, मतलब जिनकी कुंडली में नहीं है, तो सॉरी जिनके रिलेटिव दवाइयों का काम नहीं करते, या कोई डॉक्टर नहीं है, या वैद्य नहीं है, या हाकिम नहीं है, तो वो मतलब किसी भी डॉक्टर को जो जिस पर उनको विश्वास हो, और उनको वो अपना बड़ा भाई या चाचा या मामा जो भी वो बना सकते हैं, ऑथराइज तरीके से बना ले, और उनकी उचित प्रकार से उनकी आवभगत करनी है, ठीक है। तब वो जो प्लेनेट है, खास तौर पर मंगल खाना नंबर 5, वो बुरा प्रभाव अपना बंद कर देगा और बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो ये मैंने इनको बताया है कि भाई आप ये कर लीजिए, योग बढ़िया है, बहुत अच्छा है मतलब। और क्योंकि इनकी शादी का डिले सिर्फ क्योंकि ये दोनों बैठे हैं ना जी, मंगल और शनि, हाँ जी, इसको केवल हम ये नहीं कह सकते कि राहु उच्च स्वभाव का हो गया। दरअसल ये दोनों को लाल किताब डाकू भी बताती है। डाकू बताती है। हाँ, दोनों शैतान है ना जी, वो कहते हैं क्रूर ग्रह है, एक शैतान है, पापी ग्रह है जी। तो दो डाकुओं का टोला बताती है लाल किताब, ठीक है जी। तो
लेकिन क्या है कि दोनों के मिलने से राहु अच्छा हो जाता है। तो राहु चूंकि खाना नंबर 12 में बैठा है, वो इनको उड़ाकर ले जाएगा 100%। जैसे आपने अभी बताया ना कि 12वें घर के ग्रह की और तीसरे घर के ग्रह की युति हो जाए अगर, तो बड़ा अच्छा योग बनता है। बस वो योग इनका बनने वाला है, बहुत जल्दी ये निकल जाएंगे। बढ़िया, चलो बढ़िया है। जय सर इसका। चलो अभी हम अपना लास्ट एक पॉइंट बाकी रह गया है, वो कंप्लीट करते हैं। हाँ जी सर, वो जरूर करिए। आरूढ़, लास्ट पॉइंट जो कहते हैं आरूढ़ लगना, आरूढ़ कैसे देखना है। हाँ जी, आरूढ़ आरूढ़ को मैंने बताया था आपको कि आरूढ़ जो होता है ना, मिरर इमेज होती है। अच्छा, मिरर इमेज। जैसे मैंने बताया था कि आपकी कुंडली में जो आपका आरूढ़ लग्न होगा, वो बताएगा कि आपकी इमेज जो है, आप या कोई भी एक्सवाइजेड फ्रेंड है, उसको उसके फ्रेंड सर्कल, उसके रिलेटिव, नेबर्स कैसे देखते, उनकी नजर में उसकी क्या अहमियत है, ये तो मालूम पड़ जाता है। हाँ जी, ये तो देखिए पीछे से डिस्टरबेंस हो रही है। ठीक है, आवाज पीछे जब कोई किसी की आवाज आ रही है, भाई म्यूट करो जिसका माइक खुला हो। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही सर? हाँ जी आवाज आ रही है सर। म्यूट कर दो। चला। तो इसका नियम है आरूढ़ का देखने का, कि जिस भाव का आरूढ़ देखना है हमें, ठीक है, हम देखेंगे उस भाव का स्वामी जो प्लैनेट है, उस भाव से कितने भाव दूर गया है। अब इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अगर मतलब खाना नंबर 2 से अगर हम अपने परिवार कुटुंब की बात करें, वही अगर हम आरूढ़ लगाकर देखें कि मेरे परिवार के लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे या करते हैं, या उनकी तो वो आपको क्या हो, तो हम उसको खाना नंबर 2 में रख के देखेंगे। अब नहीं, वो आपका रूल मैं आपको बताता हूँ। ये रूल क्या होता है कि जिस भाव का हमको आरूढ़ निकालना हो, हम देखेंगे कि उस भाव का जो लॉर्ड है प्लैनेट, उस भाव से कितने भाव आगे गया है। अच्छा, वो प्लैनेट से उतने भाव आगे जाएंगे हम, ठीक है, तो हम आरूढ़ मिलेगा। जैसे मैं बताऊं, आपको एक कुंडली दिख रही है ये वाली? हाँ जी, अभी हाँ बिल्कुल, हाँ यही दिख रही है ना? तो इसको इस पर हम लगाते हैं। डस्टर कहाँ गया? इसमें हम लगाते हैं, देखिए। अभी हम इसका मिथुन लग्न है, ठीक है सर? हाँ जी। मान लो इसका जो लॉर्ड है मर्क्यूरी, बुध यहाँ बैठा है, मर्क्यूरी तीसरे हाउस में। तो यहाँ से 3 भाव आगे जाएंगे, 1, 2 और 3। लिब्रा में पहुंचे, ठीक है? तो वहां आप लिखेंगे AL। अच्छा जी, यानी इसको आरूढ़ लग्न कहते हैं। ठीक है, आरूढ़ लग्न बन गया, ठीक है सर? हाँ जी। और अगर मान लो ये दूसरे भाव का कर्क राशि है, ठीक है? इसका मून यहाँ बैठा है, चंद्र बैठा है 9th हाउस में, ठीक है, तो यहाँ से ही हो गया 8वां भाव। सेकंड से 9वां भाव 8वां होता है, ठीक है। वहां से 8 भाव आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4th हाउस में आएंगे हम। वहां आपका बन जाएगा A2। सेकंड भाव का आरूढ़ बन गया, ठीक है सर? आइडिया आ रहा है आपको? और सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जी बताइए। इसके दूसरा नियम है, इसका दूसरा नियम एक है कि जिस भाव को आरूढ़ निकाल रहे हैं हम, जैसे यहाँ लगन का आरूढ़ निकाल रहे हैं, तो इसका जो आरूढ़ है यहाँ नहीं, यहाँ और यहाँ, उस हाउस से और 7th हाउस में नहीं आ सकता। अच्छा जी। जैसे मान लो इसका जो मर्क्यूरी अगर यहाँ होता, 4th हाउस में होता, तो यहाँ 4 भाव गिनेंगे तो 7th हाउस में आ गया मर्क्यूरी, यहाँ आएगा। हाँ जी। तो वहां नहीं हो सकता वो। तो जब अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना है, उस भाव से 10 भाव आगे जाना है। उस हाउस से 10 भाव। 10। जैसे मान लो इस केस के अंदर अगर बुध 4थे स्थान में है, तो चौथा 7वां हुआ, यहाँ 10 गिनेंगे तो 7, 8, 9 और 10 वहीं आ गया। तो यही आपका बन जाएगा AL।
ठीक है जी, ये इसका एक, ठीक है सर, ये एक्सेप्शन है इसमें। ठीक है। ये जो आरूढ़ है, जिस भाव का आप देख रहे हैं उस भाव में या उसके 7th हाउस में नहीं आ सकता। ठीक है। अगर वहां आ गया, हेडफोन क्या है? हेडफोन यार कोई हेडफोन ढूंढ रहा है। देखावा જોઈએ ને। हाँ जी सर जी, समझ आ रहा है? हाँ जी सर। तो इसका ये रूल बन गया। सब पहला रूल है कि जिस भाव का आरूढ़ निकालना है हमें, हाँ जी, उस भाव का लोड उस भाव से कितने भाव आगे चला है, उससे उतने भाव आगे जाएंगे तो हमको आरूढ़ मिलेगा। ठीक है। अगर आरूढ़ जिस भाव का आरूढ़ निकाल रहे हैं उसमें या उसके 7th हाउस में आता है, हेडफोन बोला। ये कौन हंस रहा है? ये विपुल बख्शी जी हैं, इन्हें वो करवाओ जरा, म्यूट करो विपुल जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार, थोड़ा लेट हो गया काम में। कोई नहीं, बढ़िया है, आदमी काम करना चाहिए पहले। हाँ जी। तो ये इसका ये राइडर है, ठीक है। अच्छा, वो बख्शी जी आ गए ना, तो वो क्या बोलेंगे मैं बताऊं आपको। सर कुछ नहीं, आप बता दो। मैं तो बता दिया। बख्शी जी अगर 4थे भाव में आया ना, तो वो बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, स्वस्थ धारा बोलेंगे। बराबर है बख्शी? हाँ जी। तो इसका रूल ये है कि अगर आपका जो आरूढ़ है जिस भाव से देख रहे हैं वहां या 7th हाउस में आवे, तो वहां से आपको 10 हाउस आगे जाना है, सीधा 10 घर आगे। ठीक है सर? हाँ जी। ये इसके रूल है। ठीक है सर। और इसके नाम दिए गए, नाम बता देता हूँ मैं आपको। हाँ जी। सबके एक मिनट। हाँ, आरूढ़ को आरूढ़ भी कहते हैं और पद भी कहते हैं। 2 नाम होते हैं, पद एवं आरूढ़। हाँ जी। जो लग्न का होता है पहले भाव का, उसको कहते हैं लग्न आरूढ़ या लग्न पद। ठीक है जी। दूसरे भाव का जो होता है उसको कहते हैं धन पद। तीसरे भाव का आरूढ़ कहते हैं विक्रम पद। हाँ जी, विक्रम पद कहते हैं। 4th हाउस का जो कहते हैं मातृपद या सुख पद। 5वें भाव का आरूढ़ कहते हैं मंत्र पद या पुत्र पद। ठीक है। 6ठे भाव का होता है रोग पद या शत्रु पद। ठीक। 7वें भाव का जो होता है उसको कहते हैं दारा पद। 8वें भाव का होता है मरण पद। हाँ जी। 9वें भाव का होता है पितृ पद। ठीक है। 10th का होता है कर्म पद। ठीक। 11 का होता है लाभ पद। और 12वें का होता है व्यय पद। ये इसके व्यय पद, खर्च पद। अब आप इसको लगाएंगे, जो आपने पहले कुंडली बनाई थी ना, जो आपने JRD टाटा की, वो आपको बनी पड़ी है, देखो। हाँ जी बनी हुई। ठीक है, उस पे हम इसको लगाते हैं। ठीक है। देखिए, अब इसमें एक राइडर और बता दूं आप, एक राइडर और है कि जेमिनी के अंदर जब निकालते हैं हम आरूढ़, जिस भाव का आरूढ़ निकाला, अगर वहां वृश्चिक राशि हो, स्कॉर्पियो, ठीक है, तो वहां उसके दो उसको ड्यूल लॉर्डशिप है, उसके मंगल और केतु 2 स्वामी होते हैं। तो उस कोर्ट में जेमिनी सूत्र कहते हैं कि मंगल और केतु में जो बलवान बली हो उसको लग्नेश मानो। अगर मंगल बली है तो मंगल लग्नेश है, केतु बली है तो केतु लग्नेश है। ठीक है। सिमिलरली कुंभ राशि एक्वेरियस है, उसकी भी ड्यूल लॉर्डशिप है। एक्वेरियस के 2 लॉर्ड होते हैं, एक राहु होता है और एक शनि होता है। तो उस केस में हमको देखना है दोनों में से कौन सा बली है, शनि या राहु। ठीक है। और बली के लिए अपने वो जो भी आपने पहले देखे थे नियम, कौन सा भाव बली, कौन सा ग्रह, वही नियम लगाने इसके ऊपर। ठीक है। ठीक है सर? ठीक है जी। अब हम इसको ये जो अप्लाई करते हैं, ये अपना जो JRD टाटा का चार्ट है उस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है सर? देखिए, इसमें पहले खाने मेष लग्न है। हाँ जी। मंगल या तीसरे भाव में बैठा है, मिथुन राशि में। वहाँ 3 भाव आगे जाएंगे, होता है वहाँ 1 2 3। तो 5th हाउस के अंदर उसका 5th हाउस हम लिखेंगे AL। ठीक है जी।
आरूढ़ लग्न 5th हाउस में आ गया। ठीक है। अब दूसरे भाव, सेकंड भाव देखेंगे, इसमें टॉरस है, वहां से शुक्र गिनेंगे 1 2 3 चौथे भाव में शुक्र है, दूसरे से तीसरे भाव में है। ठीक है जी। वहां से 3 भाव आगे जाएंगे तो 4 5 और 6, छठे भाव में आ जाएगा आपका A2। ठीक है। अब हम तीसरा भाव लेंगे मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का बुध वहां से 1 2 भी तीसरा है, तो वो 5वें भाव में बैठा है, तो तीसरे से तीसरे भाव में बैठा है। ठीक है सर। वहां से 3 भाव आगे जाएंगे तो 5 6 और 7, 7th हाउस के अंदर आपका आ गया A3। ठीक है सर। अब देखेंगे चंद्र, चौथा भाव है, चंद्र बैठा है वहां से 8वें भाव में, कर्क राशि से कुंभ राशि में, चौथे भाव में 8वें, तो वहां से चंद्र जब 8 गिनेंगे हम तो वो आएगा छठा का, वहां हम लिखेंगे A4। ठीक है सर। अब हम लेंगे 5वां भाव, वहां सिंह राशि है। ठीक है। और सूर्य कहाँ बैठा है, वहां से 12वें भाव में बैठा है कर्क राशि में, तो वहां से 12 भाव होगा मिथुन। वो तीसरे भाव में, तीसरे भाव में लिखेंगे A5 लिखेंगे। सर आप स्टूडेंट को समझ आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है जी, आ रहा है। ठीक है। अब हमने अब लेंगे हम कन्या राशि। कन्या राशि का बुध देखे, वो भी वहां से 12वें भाव में बैठा है, 5वें भाव में बैठा है। वहां से 12 भाव कर्क राशि हुई, तो चौथे भाव में हम A6 लिखेंगे। ठीक है सर। बिल्कुल। अब 7th हाउस वहां है वीनस। ये यहाँ से बैठा है 10वें भाव में। ठीक है। अब यहाँ से हम गिने 10वां भाव, लगन आएगा। ठीक है। लेकिन वहां हम नहीं ले सकते क्योंकि मैंने बताया कि इसके सामने का भाव आ गया, तो यहाँ से फिर आपको 10 भाव टल चले गया, तो आपका यही आ जाएगा यहाँ ये। नहीं सर, ऐसे तो फिर जो A3 था वो भी तो ऐसे ही आया है यहाँ पर, वो भी नहीं आना चाहिए। एक सेकंड, बुध जो है, नहीं बताता हूँ मैं आपको, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ जी, बुध का देखिए, बुध जो है, ठीक है, आपने बुध जो बोल रहे हो ना, तीसरे भाव का बोल रहे हो ना आप? नहीं, छठे घर का। छठे घर का जो बुध है वो तो वहां से 12वें भाव में बैठा है। हाँ। तो उसका वो तो 12 वहां से 12 से 12 जाएंगे ना। ये रूल क्या, नहीं सुनिए, अगर इसका आरूढ़ ये छठे भाव में पड़ता है या 12वें भाव में पड़ता, अच्छा, बुध यहाँ कन्या में होता है या मीन में होता, तब वो हम सेकंड नियम में लगाते हैं इसके ऊपर। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। अब हम लेंगे 8th हाउस में स्कॉर्पियो राशि है। ठीक है। अब हम यहाँ इसको वो नियम लगाएंगे मंगल और केतु का। ठीक है। अब मंगल देखे, यहाँ मंगल बैठा अकेला मिथुन राशि में, केतु बैठा 2 ग्रह, केतु पे 2 ग्रह हैं, तो हम केतु को उसका लगन मानेंगे। अच्छा। तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 चौथे भाव में, 8वें भाव से चौथे भाव में केतु बैठा है। वहां से 4 भाव आगे जाएंगे, 1 2 3 और 4, सेकंड हाउस आ गया, वहां A8 आ गया। ठीक है सर। एक मिनट, हेलो। हाँ जी। विपुल जी आप बाद में बोलना है, विपुल बीच में इंटरप्ट मत करो, आप पूरा हो जाए बाद में बोलना है। पूरा इंटरप्ट तो आपने ही कर दिया था, पूरा जयमिनी मेरे हाथ में से ले लिया था। बढ़िया, मैं छोड़ देता हूँ यार, मैं आप चालू कर दो, मैं बंद कर देता हूँ, छोड़ो ना यार बात। अरे તમે જે ચોથાથી ચોથું કીધું એટલે મારે બોલવું પડ્યું। ના આ તો ચોથો થયો નથી, આપણે 8મા ભાવનું જોઈએ છે ભાઈ, 8મા ભાવનું છે 8000। એટલે જે સ્વસ્થે દારા સુતસ્થે જન્મે જે સૂત્ર છે એની વાત કરતો હતો હું, તમે જે બોલ્યા એટલે મારે બોલવું પડ્યું। ના બરાબર છે। अभी हम दे लेते हैं 9th हाउस। 9th हाउस में धनु राशि है। जुपिटर वहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5वें भाव में है। 5वें भाव, वहां से 5 भाव आगे जाएंगे तो आ जाएगा 5th हाउस आ जाएगा, 5th हाउस आ जाएगा। ठीक है। तो वहां हम लिखेंगे A9। ठीक है। अब 10वें भाव में शनि स्वग्रही है।
तो हम वहां से हम 10 भाव आगे जाएंगे, क्योंकि जब प्लैनेट उसी भाव में होता है, मैंने बताया था 10 भाव आगे जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 7th हाउस। तो यहाँ आपका आ गया A10। 11th हाउस में कुंभ राशि है, ठीक है सर। इसमें फिर शनि और राहु देखेंगे। शनि में एक है और राहु जो बैठा है दो भाव है, तो राहु बली हो गया। तो शनि से राहु बैठा है 8th हाउस में, सॉरी 7th हाउस में बैठा है। कुंभ से राहु 7th हाउस में बैठा है, ठीक है सर। तो यहाँ से हम 10वां भाव गिनेंगे, 12, 11 और 10। तो ये आपका A11 आएगा 8th हाउस में। ये 11 जो आएगा 8th हाउस में आएगा, ठीक है सर। अब अभी लास्ट में जो गुरु है 12वें से दूसरे भाव में बैठा है लगन में, वहां से दूसरा भाव जो है वहां हम लिखेंगे A12। A12 को लिखा जाता है UL लिखा जाता है, तो कहते हैं UL, U और L मींस उपपद लग्न। उपपद लग्न 12वां भाव का जो होता है ना आरूढ़, उसको उपपद लग्न कहा जाता है, ठीक है सर। अब आपको एक चीज और बता दूं, एक कुंडली हमने बना ली। प्लीज सर आवाज बंद कराइए। हाँ जी ये बच्चे बच्चा बोला। कर दिया चलो आप बोलो प्लीज। तो ये मैंने आपको जिक्र किया था कि एक सॉफ्टवेयर का आता है जगन्नाथ होरा। हाँ जी वो सॉफ्टवेयर है, आपके या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में चलेगा, मोबाइल में नहीं चलेगा। अच्छा। उसमें कुंडली बनाएंगे ना आप, तो ये जो अपने आरूढ़ निकाले हुए हैं ना, हाँ जी वो बने बनाए मिल जाएंगे आपको। अच्छा। हाँ, और दूसरा बता दूं कि आपको, जैसे मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था, एक ऐप का मोबाइल ऐप है दिव्य चक्षु। नहीं, ये अभी जो आपने बताया वो पहले कौन सा बताया? जगन्नाथ होरा। अच्छा, जगन्नाथ होरा HORA। वो फ्री है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। सारे सॉफ्टवेयर फ्री है, लेकिन ये जगन्नाथ हो रहा है मोबाइल में नहीं चलेगा, वो आपके लैपटॉप में चलेगा। ठीक है। और जो मोबाइल के लिए ऐप है उसका नाम है दिव्य चक्षु। दिव्य DIVYA दिव्य चक्षु। और DIVYA CHAKSHU दिव्य चक्षु। हाँ जी। ये आप डाउनलोड कर, इसमें आप अपने बर्थ डिटेल डालिए तो आपकी लगन कुंडली बन जाएगी। अच्छा। उसके बाद में उसका आप मेनू ओपन कीजिए। मेनू में जाएंगे ना तो वहां लिखा हुआ है जेमिनी। तो जेमिनी पे क्लिक करेंगे ना तो ये जो कुंडली है ना बनी बनाई आपके आगे आ जाएगी। ठीक। ये जो हमने आरूढ़ निकाले हैं सब UL AL निकाला है ना। नहीं अब सर, आपने जो JD टाटा वाली कुंडली के अंदर जो ये किया है, हाँ, ये AL और A2 A3 A4 A5, हाँ। अब इससे हम देखेंगे कैसे? वही बताता हूँ कैसे क्या देखेंगे, वही बताता हूँ मैं आपको। हाँ जी। ठीक है सर। पहले मैंने बताया कि अगर आप देखना चाहो मोबाइल के अंदर तो दिव्य चक्षु में आप कुंडली बनी बनाई आ जाए, आपके पास आ जाएगी। ठीक है सर। और वो जगन्नाथ हो रहा वो चलेगा आपका लैपटॉप में, वहां भी ये कुंडलियां बना के देख सकते हैं। कोई नहीं सर। अब इसमें देखो, ये जो आरूढ़ के बहुत सारे नियम हैं। अगर सारे नियम मैं बताने लगूं तो कम से कम 4 घंटे लग जाए। इसके हम कुछ नियम देखेंगे, कुछ नियम देखेंगे। एग्जांपल के लिए दे दो सर। हाँ, मैं 3-4 नियम बताऊंगा जो देखने में सरल है और सबके लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है जी। आज के जमाने में सबसे ज्यादा चीज क्या यूजफुल होती है? आपके पास कोई भी पत्री दिखाने आता है तो हमेशा आपसे पूछेगा कि मेरा भाग्योदय कब है, मेरा पैसा कब आएगा, मैं कब मकान बनाऊंगा, कब दुकान खरीदूंगा या कब गाड़ी लूंगा। इनवेरिएबली लोग पूछते हैं। तो ये सबके लिए आपको चाहिए पैसा, तो हम देखेंगे कि पैसे का सोर्स कहाँ है। ये कुंडली के अंदर इसका उसका धनयोग कैसे है वो कैसे देखेंगे। उसके लिए क्या करना था, रूल क्या है कि देखो इसमें AL कहाँ है, देखो कुंडली के अंदर AL पंचम 5वें घर में। ठीक है जी।
वहां से 11th हाउस देखो, तो वो एएल से 11th हाउस है जो है ना, ठीक है, वो मिथुन राशि आ गई। मिथुन नहीं, अच्छा 11th हाउस में, हाँ बिल्कुल ठीक है, मिथुन राशि। तो रूल क्या कहता है कि एएल से 11th हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो आपको सोर्स ऑफ इनकम आपका फिक्स है। अच्छा। यदि वो प्लेनेट एग्जाल्टेड है, उच्च का है, मूल त्रिकोण राशि में है या स्वग्रह ही है, ठीक है, तो आपकी इनकम और बढ़ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर यूएल से 11th हाउस में 2 या 3 ग्रह बैठे हैं या 2-3 ग्रह देख रहे हैं उसको, हाँ जी, हाँ जी। तो आपका जो सोर्स ऑफ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगा। आप कहते कई लोगों के 2-3 बिजनेस होते हैं, उनकी इनकम होती है 2-3 जगह से आती है, ठीक है, तो वो दिखाता है। ठीक है सर। बिल्कुल। अब उस वक्त देखेंगे, उसके बाद देखेंगे 12th हाउस देखेंगे हम, यूएल से 12th हाउस। हमने तभी 11 देखा था। अगर 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, खाली है, खाना नंबर 12 यूएल से, यूएल से तो अब गुरु बैठे हैं ना 12वें घर में। हाँ जी, नहीं गुरु नहीं, सूर्य शुक्र बैठे हैं सर। नहीं यूएल तो सर आप नहीं सॉरी एएल से, नहीं यूएल से नहीं, ये मैं गलत बोल के एएल आरोप लगी, वही तो एएल से तो सूर्य शुक्र दोनों बैठे। नहीं ठीक है, मेरे बोलने में गलती हो गई। हाँ नहीं कोई नहीं सर, कोई नहीं, चलो। आप पहले अपने एएल से 11th हाउस देखा, अब एएल से 12th हाउस देखेंगे। अच्छा, ये वह का घर है। हाँ वे का घर। अगर वहां प्लेनेट कोई नहीं बैठा है, हाँ जी, तो उससे उसकी इनकम में इंटरप्शन नहीं होगी, इनकम उसको फ्लो जो है ना कांस्टेंट मिलता रहेगा। अच्छा। हाँ, अगर वहां कोई घर बैठा है तो उसका वो व्यय होगा। जैसे इस कुंडली में सूर्य और शुक्र बैठे हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो ये बता रहा है कि ये आदमी शुक्र यानी उसकी पत्नी के लिए पैसा खर्च करेगा। अच्छा। सूर्य जो है वो 2 चीज बताता है, एक तो उसकी हेल्थ बताता है और उसका पिता बताता है। तो पिता के ऊपर इसका एक्सपेंस होगा। तो अगर 12th हाउस के अंदर जो प्लेनेट है उससे कारकत्व के हिसाब से आदमी का एक्सपेंस होता है। ये इंपॉर्टेंट नियम मैंने इस देखा। अब सब लोग अपनी पत्री पे लगा के देखो कि यूएल से 11th हाउस कैसा है और उसके अकॉर्डिंगली आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, तो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं या अपनी पत्री पे या अपने भाई की या जिसकी पत्री लगा के देखें, तो आप कंफर्म करेंगे। आपको पता है कि अभी हमारे ये बड़ा भाई है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, तो पत्री से आप यूएल से 11th हाउस पर आप जब चेक करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा स्टेटस वो टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है जी। ये एक इम्पोर्टेंट नियम है। ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट नियम है इसका कि कुंडली में देखो एएल कहाँ बैठा है, ये इसके 5th हाउस में बैठा है। ठीक है सर। और A7 इसको दारापद कहते हैं, A7 वो बैठा है 10th हाउस में। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब देखो 10th हाउस यानी कि दोनों 6-8 हो गए। 5 में से वो जो शनि है 6 में, और शनि हाँ जब षडाष्टक जिसको कहती है ना, हो गए। तो जो A7 है वो उसकी पत्नी का है, उसको दारापद कहते हैं, जिसको हम दारापद कहते हैं। लग्न पद और दारापद जब 6-8 होते हैं तो उसके और पत्नी में थोड़ी नोकझोंक होती है। 6-8 हो या 2-12 हो, जैसे एएल है अपना 5वें भाव में, जो यूएल या तो 6th हाउस में हो या 4th हाउस में हो, तो 2-12 हो जाएंगे ना। उस सूरत के अंदर हम कह सकते हैं कि पति पत्नी के रिलेशन में थोड़ी सी कड़वाहट है। ठीक है। दूसरा, अगर यही एएल और अपना लग्न पद और दारापद एएल और A7 अगर एक दूसरे से केंद्र में है या त्रिकोण में है, हम कह सकते हैं कि इनके जो हस्बैंड वाइफ रिलेशन है बहुत अच्छे हैं, दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं। ठीक है। अब ये जो नियम है, अपने जो अपने अपने सुन रहे हैं, शादीशुदा है, जो मैरिड हैं, अपनी पत्नी पे लगा के देखें। हर आदमी को पता होगा कि उसका रिलेशन, वाइफ के रिलेशन कैसे हैं, हर आदमी जानता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको ये जो नियम मैंने बताया है, सब अपनी पत्री पे लगा के देखो कि उसका मैरिड लाइफ कैसी है, वो कंफर्म होता है कि नहीं होता है। ठीक है। तीसरा नियम इसका ये है कि यूएल जो बैठा है, उपद लग्न स्वामी बैठा है, उसके दूसरे भाव जो है
ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। वो वहाँ वो बताता है उसकी पत्नी कैसी होगी। अब देखो ये अपने देखा इस कुंडली में कि लग्न पाद दारा पर 6-8 है, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब ये बता रहा है कि इसमें दोनों में थोड़ा फ्रिक्शन है। तो ठीक फ्रिक्शन है। क्यों है कि इसका यूएल सेकंड में मंगल बैठा है, तो इसकी जो वाइफ होगी ना वो एग्रेसिव नेचर की होगी। अच्छा। तो अगर मंगल है ना, मंगल एग्रेसिव प्लैनेट है। अगर इसके दूसरे भाव में जैसे वीनस हो या मर्क्यूरी या जुपिटर हो तो पत्नी इसकी सॉफ्ट होगी। ठीक ठीक ठीक। तीसरा नियम ये है कि अगर यूएल से दूसरे भाव में एग्जाल्टेड प्लैनेट हो तो उसकी पत्नी सुंदर होती है, अच्छी मिलती है। अगर वहां जो प्लैनेट नीच की राशि में हो, डेबिलिटेशन में हो, तो उसकी वाइफ जो होती है ना, अगर उस पर कोई अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं है और उसमें मैलेफिक दृष्टि है तो उसकी शॉर्ट लाइफ होती है, उसकी पत्नी उसे पहले जा सकती है। यूएल से सेकंड हाउस में मैलेफिक हो और प्लैनेट पे मैलेफिक एस्पेक्ट हो, अगर उसे बेनिफिक एस्पेक्ट आ गई तो फिर वो लागू नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये 3-4 नियम मैंने बताए, इंपॉर्टेंट जो नियम है। ऐसे नियम तो बहुत है, बड़े अपने लगे तो 8 दिन लग जाए इसको देखने में, और ये 3-4 नियम आप लगा के देखिए सारे जने, उसका रिजल्ट शेयर कीजिए कि सही है या गलत है। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। 2 घंटे हो गए। मैं सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या बोर्ड पे कैमरा ठीक नहीं आया, मैं नहीं सर, नहीं बहुत बढ़िया आ रहा है सर, बहुत बढ़िया आ रहा है। नेक्स्ट मीटिंग में कुछ और भी देखेंगे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि जो मेरे नहीं सर, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा समझाया, बहुत ही अच्छा समझाया। मुझे खुशी तब होगी कि जो नियम सिखाए हैं वो अपनी पत्री पे या अपने फैमिली मेंबर की पत्री पे लगा के देखें और रिजल्ट बताएं। बिल्कुल नेक्स्ट मीटिंग में हमने क्या देखा। हाँ, नेक्स्ट मीटिंग में सारे अपना अपना बताना भाई, लगा के बताना कि कैसे कैसे किया था। ठीक है सर, अभी तो पूरा लगाना सीखना पड़ेगा, अभी तो पूरा थोड़ी आया है। अरे बाबा, आपने इतने गहराई से समझा दिया उपेंद्र सर ने, है? नहीं ऐसा नहीं है, आ गया, पर थोड़ा और उसका प्रैक्टिस। कोई नहीं, थोड़ा अपना भी दिमाग खर्च करो। नहीं थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, प्रैक्टिस तो है। नहीं इसको मेरी बात सुनो, इसको अब ये कौन आप बोल रही है, अपना ये कौन बोल रही है, ये मोना जी बोली, कौन बोल रही है? नहीं, सिमी ठाकुर। हाँ, और सिमी जी, आप सिमी बेटे ये अपनी कुंडली पे लगाओ, जैसा भी लगाओ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कुंडली हम नेक्स्ट सेशन में बोर्ड पे लगाएंगे और वहां अपने उसको एनालाइज करेंगे, तो जो आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। डन सर। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक।